नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नॉवलेट का नाम है मैं तुम्हारा और इसकी राइटर हैं फरा भुट्टो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस नॉवलेट को। मैं किसी कवारे छड़े छांट आदमी को मकान नहीं देती हूँ भैया, शादीशुदा को ही ठहराती हूँ। बड़ी बी ने यह जुमला कहकर गोया धमाका सा कर दिया। शेरदिल ने आंखें फाड़कर उनको देखा। आखिर लड़कियों वाला घर है मेरा और ऊपरी मंजिल की सीढ़ियाँ भी इसी सहन से निकलती हैं। सारे दिन की उतराई चढ़ाई, अपनी औरत का साथ हो तो मर्द की नज़रों में हया रहती है। बड़ी बी ने उसकी हैरत से उबलती आंखों को नागवारी से देखकर वजाहती बयान जारी किया। मर्द के अंदर शराफत ना हो तो बीवी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। शेरदिल ने जुलबुला कर सिर्फ सोचा, कह ना सका। तो जब हमाद ने बताया तुम शादीशुदा हो तो मैंने झट हाँ कर दी। मुझे मुख्तसर फैमिलियाँ ही पसंद हैं, ज़्यादा किचकिच नहीं करनी पड़ती। अब तुम दो जिन ही होगे और अच्छा रहेगा, वरना ऊपरी मंजिल पर ज़रा तेज़ चलत फिरत भी हमारी निचली मंजिल में मानो जलजला ले आती है। दूसरी बात, मुझे किराया वक्त पर चाहिए, पहली से ना एक तारीख आगे ना पीछे। समझ गए भैया? इस बात पर लहजा दुमंग हुआ। शेरदिल पहले सदमे से ही संभल ना पाया था कि दूसरी कड़ी शर्त। खैर, इस शर्त की तो खैर थी, पहली वाली तो भाले की तरह दिल पर लगी थी। जी ज़रूर, किराया तो वक्त पर मिलेगा आपको, शेरदिल ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। बड़ी बी को किसी रिश्ते से पुकारने की कोशिश यूं नहीं की कि इस बुढ़ापे की उम्र में वो अपने पोते जितने लड़के को भैया कहकर मुखातिब कर रही थी, और शेरदिल उनको बहन तो नहीं कह सकता था। फिर दुल्हन को कब लेकर आओगे इधर? वो अपनी सोचों में गुम था कि बड़ी बी की बात पर फिर उछल पड़ा। जल्दी, अभी खुद तो सेट हो जाऊं, नई नई नौकरी है, कुछ वक्त तो लगेगा। वो दिल ही दिल में हमाद को गालियां देता बज़ाहिर मुस्कुराकर बोला। हबा ने बताया तुम्हारी शादी को कुछ ही अरसा हुआ है। नहीं, दुल्हन को यूं बहुत अरसा अकेला छोड़ोगे तो बेचारी क्या सोचेगी? उसे जल्द इधर बुलवा लो, घर के 100 काम, फिर खाना पकाना, तुम अकेले से कहाँ होगा भैया? वो बड़ी हमदर्दी से शेरदिल को मशवरे देने लगी। जी आप सही कह रही हैं, मगर इधर गांव में मेरी अम्मा जी हैं उसके पास। शेरदिल ने कड़े दिल से झूठ गढ़ा। लो, सास बहू में भी कभी बनी है? बड़ी बी ने तमस्कुराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। मेरी बहू को ही देख लो, 30 साल हो गए साथ रहते, मजाल है मुझे कभी माँ समझा हो। वो बहू की बुराई करना ना भूली। खैर, बीवी के होते हुए भी जो अकेला रहे उसको भी मैं कवारों में शुमार करती हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास 2 माह हैं। दुल्हन को इधर ले आओ या अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके कहीं और जाओ। वो बेमुरवती से बोली तो शेरदिल बेचो ताव खाकर रह गया। दादी चाय लाऊं? बावर्ची खाने की सलाखों वाली खिड़की से झांकती एक अल्टर दोशीज़ा ने इजाज़त चाही तो बड़ी बी ने घूर कर उसे में देखा। कोई ज़रूरत नहीं है, उधर ही चिपकी बैठी रहो। दादी चाय बन चुकी, उधर से मुनमुनाई आवाज़ आई। तू ठहर वहीं, मैं आती हूँ। वो चप्पल पैरों में अड़स कर बमुश्किल उठी। एक तो ये मोए घुटनों का दर्द मुझे ज़्यादा चलने फिरने नहीं देता। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती किचन तक गई। शेरदिल ने कुर्सी से टेक लगाकर नज़रें चारों तरफ घुमाई। इस बड़े सहन के आगे एक बरामदा था जिसमें जाली वाला दरवाज़ा और कमरों की जालीदार खिड़कियां बनी थी। दाएं तरफ एक बावर्ची खाना था, इससे आगे लाइन से वॉशरूम और स्टोर बने हुए थे। ये चाय लो भैया, बड़ी बी की आवाज़ ने शेरदिल को चौंकाया तो वो सीधा होकर बैठा। वो ट्रे उसकी नाक के आगे लिए यूं बेजार खड़ी थी गोया उसने कप न उठाया तो सर पर ही उल्ट देगी। शेरदिल ने बाजुलत चाय का कप उठाकर लबों से लगाया। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहता हूँ। वो खाली कप मेज़ पर रखकर उठ खड़ा हुआ। अल्लाह हाफिज़। बड़ी बीबी जैसे उसे निकालने को तैयार बैठी थी। वो तेज़ कदमों से दरवाज़ा पार करके घर से बाहर निकल आया और अब उसका रुख हमाद के घर की तरफ था। तुझे किस अक्लमंद ने मशवरा दिया मेरे लिए ऐसा मकान पसंद कर जहाँ मेरा रहना एक अदद बीवी के बगैर नामुमकिन हो? शेरदिल ने हमाद को कड़ी नज़रों से देखा। यार, जितना किराया तू अफोर्ड कर सकता है उस किराए में इससे अच्छा मकान नहीं मिल सकता। कितने घर दिखाए, तुझे कोई पसंद नहीं आया? इतने छोटे डब्बी जितने मकान मुझे दिखा रहा है। यही कहा था ना तूने? हमाद ने जवाबन तंज किया तो शेरदिल ने पहलू बदला। हाँ, तो मुझे कहाँ आदत है घुटन ज़दा मकानों में रहने की? गांव में कितना खुला कुशादा घर है हमारा, तूने तो देख रखा है। उसने खजल होकर वजाहत की। ये गांव नहीं शहर है प्यारे, यहाँ हर चीज़ कीमत से नापी जाती है। जितनी कीमत निकालेगा उतना कुशादा घर मिलेगा। खैर, ये दुल्हन वाली शर्त का जहाँ तक मसला है तो वो कोई बड़ी बात नहीं। तुझे नौकरी मिली है तो छोकरी भी मिल ही जाएगी। तब तक बड़ी बी को झूठे लारे लगाते रहना, हमाद ने लापरवाही से कहा तो शेरदिल ने उसे घूरा। वो झूठे लारों में आने वाली नहीं लगती, बहुत तेज़ हैं। 2 माह के अंदर मेरी बीवी चाहिए उन्हें।
मगर किसी की शराफत को इस तरह परखना कौन सा इंसाफ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक शरीफ आदमी हूँ, एक औरत का साथ ही क्या मेरी शराफत की गवाही देगा। वो जज्बाती अंदाज में बोला तो हमारा लब दबाकर मुस्कुराया। शेर दिल आम लड़कों के मुकाबले में काफ़ी शरीफ और बुरी आदतों से मुबरा लड़का था, और इस बात को उसको बहुत गुरूर भी था। कोई उसके बारे में गलत गुमान भी रखे उसे मंजूर नहीं था। और जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, मैं इतनी जल्दी उसके हक में नहीं। अभी तो मेरी नौकरी लगी है, कुछ सेट तो हो जाऊँ। अम्मा के इसी मुतालबे से जान छुड़ा करके शहर आया तो इधर ये बड़ी भी शुरू हो गई। शेर दिल बेजारी से बोला, तूने मुतालबे से जान छुड़ाई है या मुतालबे की असल वजह से? हमाद शरीर हुआ तो शेर दिल ने कहका लगाया, दोनों से। अम्मा तो बस तब्बों से मेरा निकाह पढ़वा कर दम लेती अगर मेरी नौकरी का ऑर्डर ना आ गया होता। वैसे तब्बों में कोई ख़ास बुराई भी नहीं है जो तू यूं भाग रहा है। हमाद की बात पर शेर दिल ने एक सांस भरी। यार बात बुराई की नहीं, दिल की है। मेरा दिल तब्बों पर राज़ी नहीं। तो भला किस पर राज़ी है? हमाद ने हंस कर पूछा। मालूम नहीं, इसी का तो पता चलाना है। वो बेबस नज़र आया। छोड़ यार, इस पता चलाने में न जाने कितने साल निकल जाएंगे। जो लड़की मिल रही है उसी पर बिस्मिल्लाह कर, दिल का क्या है, राज़ी हो ही जाएगा। हमाद ने लगे हाथों मशवरा दिया। शेर दिल खामोश सा हो गया। शेर दिल को घर मुख्तसर सामान के साथ सेट करने में ही कुछ दिन लग गए। 2 कमरों और बरामदे, छोटे से किचन और 1 अदद वाशरूम वाला ये ऊपरी पोर्शन काफ़ी हवादार और पुरसुकून था। छत की सीढ़ियाँ भी सेहन से निकलती थी। शेर दिल का दिल घबराता तो शाम को छत पर चला आता। वो अम्मा और गाँव से दूर पहली बार आया था। कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी उसने पास के शहर से की थी, जहाँ से 2 घंटे सफ़र करके वो घर से यूनी और यूनी से घर पहुँचता था। पर नसीब में रिस्क कमाना दूर लिखा था, सो उसको गांव और माँ को छोड़कर कराची आना पड़ा। वो उदास भी था और कुछ मुतमईन भी। मुतमईन इसलिए था कि तब्बो से आर्जी तौर पर जान छूटी। तब्बो जो उसकी ताया ज़ात थी, 10 जमात पास, पढ़ाई से बेजार और फैशन में माहिर। शेर दिल का मिजाज उससे कभी ना मिल पाया, और अम्मा की ख्वाहिश उसको बहू बनाने की थी। वो लाख अपना इनकार जता चुका था, पर अम्मा के हौसले बुलंद थे और शेर दिल पसपा हो जाता अगर उसको कराची में नौकरी न मिलती। उसने घंटी पर अंगूठे का दबाव बढ़ाया, फिर दर्द महसूस होने पर अंगूठा हटाकर उसका बगौर जायजा लिया, जो सुर्ख हो रख गया था। पिछले 15 मिनट से वो कभी दरवाज़ा बजा रहा था और कभी घंटी पर। मजाल है जो कोई दरवाज़ा खोलने आ जाता। ये अम्मा के दूर के रिश्तेदार क्या इस वक्त भंग पी कर सो रहे हैं? शेरदिल ने झुंझला कर सोचा, और इस बार गेट को हथेली से पीट डाला। खटाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा अचानक खुला और शेरदिल लड़खड़ा कर रकू की हालत में झुक गया। वो खुद को बरवक्त न संभालता तो सजदे में गिरने का कभी इम्कान था। संभल कर खड़े होने के दौरान नज़र ब्राउन चप्पलों में कैद गोरे नाजुक पाँव से ऊपर उठती हुई पहलू पर जमे हाथों और फिर लंबी गर्दन और शहाबी चेहरे पर जमकर रह गई। भरी दोपहर में अपने घर में चैन नहीं मिलता जो दूसरों के घर आ टपकते हैं। नाजुक लबों से भारी आवाज़ बरामद हुई तो शेर दिल को झटका सा लगा। बघौर देखा तो उसकी सुर्ख नाक और गुलाबी रुखसार मुसलसल गिरिया की चुगली खाते महसूस हुए। आपने मुझे गली का बच्चा समझा है जो पड़ोस की घंटियां बजाने को भरी दोपहर का वक्त चुनता है? बीबी, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। शेर दिल ने उसके चेहरे बामुश्किल नज़र हटाकर तेज़ लहजे में कहा। किसी से मिलने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं, वो झुंझला कर बोली। लगता है मोहतरमा फुर्सत से रोने धोने का शुगल पूरा कर रही थी। मेरी आमद इसमें खलल पड़ गया है। शेर दिल ने सोचा, मुनासिब तो आपका रवैया भी नहीं जो एक मेहमान को देखकर इतनी देर से धूप में खड़ा कह रही हैं। वो जताकर बोला तो लड़की कुछ खामोश सी हो गई। किससे मिलना है? फिर ज़रा शराफत से पूछा। मुझे आलम आरा से मिलना है, शेर दिल ने झट से बताया और दरवाजे से अंदर आने को पर तोले, पर वो नाजुक हसीना सामने डटी खड़ी थी। ये नानी के सोने का वक्त है, आप किसी और टाइम आ जाइएगा। लड़की ने बेनियाजी से कहकर गेट बंद करना चाहा तो शेर दिल ने बौखलाकर गेट पर हाथ रखा। देखिए बीबी, मैं दूर से आया हूँ, बार बार नहीं आ सकता। तो ना आइए, नानी कौन सा आपसे मिलने के लिए तरस रही हैं, वो बेमरवती से बोली। दिल का मुंह खुला। मेरी अम्मा का हुक्म ना होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। बड़े ही बदतमीज़ लोग हैं हम। वो बनाकर पीछे हटा। रशना कौन आया है? अचानक एक करख्त आवाज़ सुनाई दी। कोई मिलने वाला है मामी। रशना एकदम पलटकर अंदर चली गई। किससे मिलना है? एक मजबूत डील डोल की औरत दरवाजे पर आई। आलम आरा खतून से। कौन हो तुम? उन्होंने माथे पर बल डालकर पूछा। जी, मेरा नाम शेरदिल है और मेरी अम्मा फहमीदा आलम आरा के रिश्ते की नवासी हैं। शेरदिल तारुफ करवाते कुछ बदमज़ा हुआ। पहले रशना नामी लड़की के नखरे और अब इस खतून की तफ्तीश। अच्छा, आ जाओ अंदर, उन्होंने जैसे एहसान करके उसे कहा तो शेरदिल शुक्र का कलमा पढ़ता अंदर आया। वो अपनी हमराई में उसे एक कमरे में ले आई जहाँ एक नहीफ सी खतून बिस्तर पर लेटी हुई थी। शेरदिल को देखकर कुछ हैरानी से उठ बैठी। शेरदिल ने अपना तारुफ दोहराया, जिसे सुनने के बाद वो बेख्तियार खुश हुई।
अरे फहमी के बेटे हो तुम, मेरी खालाजाद बहन की इकलौती बेटी। उन्होंने शेरदिल को करीब बुलाकर माथे पर बोसा दिया। इधर बैठो मेरे पास। फिर उसके लिए बिस्तर पर थोड़ा सिरक कर जगह बनाई। कैसी है फहमी? मियाँ बच्चों के साथ खुश तो है ना? वो बूढ़े चेहरे पर इश्तियाक सजाए शेरदिल को देखने लगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा ठीक है, बाबा तो इस दुनिया में नहीं, वो आहिस्ता से बोला। ओह मेरे अल्लाह, मेरी फहमी बेवा भी हो गई। आलम आरा सदमे में घिर गई। बड़ी प्यारी बच्ची है फहमी, मैंने ही उसे शहद चटवाया था, बहुत हिली हुई थी मुझसे। रज़िया ने उसकी शहादी अपने किसी ससुराली अजीज़ से गांव में कर दी। बस फिर तो उसकी शक्ल भी दोबारा न दिखी। फिर रज़िया भी चल बसी। उन्होंने आह भर कर कहा और खामोश हो गई। मेरा तो मैका ही उजड़ गया। भाई बहन थे नहीं, ले दे के खाला का घर था बस। मैं भी इकलौती, रज़िया भी इकलौती। उनकी आंखें छलकी तो शेरदिल भी नानी को याद करके उदास हुआ। फहमी मुझे याद करती है? वो दुपट्टे से आंखें साफ करते पूछने लगी। जी अम्मा आपको बहुत याद करती हैं। उन्होंने मुझे इसरार से आपसे मिलने का कहा है। ये आपके लिए कुछ तहाइफ भेजे हैं। शेरदिल ने एक शॉपर उनके हवाले किया। अल्लाह खुश रखे। वो बेतरह खुश हुई। वो खुद नहीं आई? जी वो गांव में ही है, मेरी मुलाजमत शहर में लगी है तो आया हूँ, शेरदिल ने कहते हुए नज़र उठाई। वही शहाबी चेहरे वाली लड़की कमरे में आई और आलम आरा नानी के बराबर वाले पलंग पर बैठ गई। रचना, ये फहमीदा का लड़का है, मैं जिक्र करती हूँ ना अक्सर जिसका, वही फहमी मेरा मैके में हयात रह जाने वाला वाहिद रिश्ता। नानी की आवाज़ में नमी सी घुली, जबकि रचना बेनियाजी से सुनती रही। मजबूरियाँ भी बाज़ औक़ात कितना दूर कर देती हैं रिश्तों को, वो धीमी आवाज़ में बोली थी। मेरी फहमी से बात करवाओ। फिर उन्होंने फरमाइश की तो शेरदिल ने मोबाइल से अम्मा को फ़ोन मिलाया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जी ये आलम आरा नाना से बात कर ली। शेरदिल ने सेल नानी के लर्जते हाथों में दिया। फहमी मेरी बच्ची कैसी है? नानी ने खुशी से बेताब होकर पूछा था। आगे से अम्मा ने जवाब दिया तो वो सुन नहीं पाई। पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आ रही। वो मोबाइल को गाल पर टिकाए भोलेपन से पूछने लगी तो शेरदिल को हंसी आ गई। नानी फ़ोन सही से पकड़िए। उसने सेल उनके कान से लगाया, पर हाथों की मुसलसल लग्जिश से वो नीचे फिसल गया। नानी को स्पीकर खोल के दें, रचना ने पहली बार लब कुशाई की तो शेरदिल ने स्पीकर का बटन दबाकर नानी को दिया। अब वो सहूलत से बात कर रही थी। शेरदिल वापस अपनी नशीद पर बैठा तो तवज्जो नानी से हटकर रचना की तरफ चली गई, जो दोबारा उसी बेनियाजी से किसी रिसाले को हाथ में लेकर बैठी थी। कैसी अजीब लड़की है, मेहमान की कोई खातिर नहीं कर रही, कब से गेट पर खड़ा रखा, अब कम से कम सादा पानी का ही पूछ ले। शेरदिल ने उसकी बेनियाजी पर हैरत से सोचा। हाँ कहा, क्या पूछती हो हमारा, ज़िंदगी को घसीट रही हूँ बिटिया। मेरी शाहजहाँ जवानी में ही दुनिया से मुंह मोड़ गई, अपनी एक निशानी मेरे हवाले करके, बस उसी को सीने से लगाए हुए हूँ। नानी की गमज़दा आवाज़ पर शेरदिल अपनी सोच से चौंका। कितनी दोस्ती थी शाहजहाँ और तुम्हारी। मेरी प्यारी बच्ची कैंसर से हार गई, शौहर ने दूसरी शादी रचा ली, इकलौती बेटी की भी परवाह न की, हाय मेरे पास छोड़ गया। वो ज़रा खामोश हुई। यहाँ मेरी बहुएं कौन सी हसास वाली हैं, जब तक हड्डियों में दम था बच्ची को सर्दो गर्म से बचाए रखा, मगर अब हिम्मत ख़त्म हो गई है। अब ये मासूम है, इनके निशाने पर मेरी बड़ी बहू अपने उम्रदार नशई दोहा जो भाई से उनकी। नानी बस करे। रचना एकदम रिसाला फेंक कर उठी और मोबाइल आला मारा नानी से छीनकर ऑफ कर दिया। नानी ने शिकवा भरी नज़र नवासी पर डाली। उनकी बात आधी रह गई थी। शेरदिल को रचना की इस बदतमीज़ी पर हद दर्जा गुस्सा आया। यह क्या की हरकत आपने, इस तरह करते हैं बड़ों के साथ? वो बेख्तियार क्या बैठा। ये नानी और मेरा मामला, आप बीच में मत बोलिए, वो फट से कहकर सेल शेरदिल की तरफ उछालकर फिर से वहीं जा बैठी। बेटा तुम बुरा ना मानना। नानी ने शर्मिंदा होकर शेरदिल को देखा, जो लब भेंचे अपना मोबाइल जेब में डाल रहा था। अच्छा नानी अब चलता हूँ। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। अरे इतनी जल्दी, कुछ खा पी कर तो जाते, नानी ने बेचैन होकर कहा तो शेरदिल के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। खैर है ना नानी, आपसे मिलना ही था, मिल लिया, वो रचना को देखकर बोला, जो अभी भी बेनियाज थी। फिर कब आओगे बेटा? नानी ने बेताब होकर पूछा। आऊँगा नानी, जब फुर्सत मिली, शेरदिल ने बददिली से कहा और उनसे प्यार लेने को आगे झुका। जल्दी चक्कर लगाना, मैं इंतज़ार करूँगी बेटा, ज़िंदगी का क्या भरोसा। वो शेरदिल के पेशानी पर बोसा देकर इल्तिजाई अंदाज में बोली तो शेरदिल ने उनका हाथ थपथपाया। ऐसी बातें ना करिए नानी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अब इजाज़त दें। वो सीधा हुआ तो नज़र रचना पर पड़ी, जो उसी तरफ मतवज्जो थी। फिर इस इतवार को आओगे ना? नानी ने इसरार भरा मुतालबा किया। जी देखिए कोशिश करूँगा, शेरदिल मुरव्वत से बोला। नानी आप क्यों इसरार कर रही हैं? इनकी चाह हो या ना हो आपसे दोबारा मिलने की, ख्वामख्वाह झूठी बातें करके चले जाएंगे और आप इंतज़ार में बैठी रहेंगी। रचना के लहजे में तलखी घुली हुई थी। आप क्यों अपनी छोटी सोच का मुजाहरा कर रही हैं? मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। नानी मैं इस इतवार को ज़रूर आऊँगा, आप बेफिक्र रहिए।
शेरदिल ने नागवारी से रचना को जताया और मुस्तहकम लहजे में बोला। तो नानी की आंखें चमक उठी। जीता रहे मेरा बच्चा, सूखे मुंह ही वापस जा रहा है। सरवत और अजीमा को तो इतनी तौफीक नहीं कि मेरे कमरे में झांक कर चाय पानी का ही पूछ लें। वो अफसुर्दगी से गालबन बहुओं के जिक्र कर रही थी। तो आपकी नवासी को कौन सी तौफीक नसीब हुई चाय पानी लाने की? शेरदिल ने दिल में सोचा और नानी के साथ उड़ती पड़ती अलविदाई नज़र उस हसीन चेहरे पर भी डाली और बिल बाहर निकल आया। बाज़ लोग शक्ल से जितने खूबसूरत नज़र आते हैं उनके रवैये चेहरे के बरअक्स होते हैं। ये आखिरी बात थी जो शेरदिल ने इस घर से निकलते सोची थी। ओह, ये क्या हो गया? उसने फ्राई पैन को हाथ में पकड़कर ऊपर किया और नीचे से बर्नर की आग कम की। शिट यार, ये अंडा रोज़ ही जल जाता है। वो परेशान होकर आज जले ऑमलेट को देखने लगा। चल भाई शेरदिल, अब अपने हाथ के जले सड़े शाहकार खा। फिर उसने हॉट पॉट से उसी तरह की सख्त और टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की रोटी निकालकर प्लेट में रखी और चाय का कप उठाकर बाहर निकल आया। दोनों चीज़ें मेज़ पर रखी और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। पहला ही नवाला हलक में बुरी तरह से फंसा था। उसने चाय का एक बड़ा सा घूंट लेकर उसे अंदर उतारा। एकदम ही अम्मा के हाथ के खस्ता पराठे और सुनहरे ऑमलेट याद आए तो आंखें भर आई। हाय प्यारी अम्मा, तेरे हाथ का पका खाना। शेरदिल ने चंद लुक में जहर मार करके नाश्ते से हाथ उठा लिया। ऑफिस से देरी हो रही थी, सो जल्दी जल्दी शीशे पर आखिरी नज़र डाली, टाई सेट की और बैरूनी दरवाजे को लॉक लगाकर बाहर निकल आया। सीढ़ियाँ धड़ाधड़ उतरते नीचे के सहन में तख्त पर बड़ा जवान बड़ी बी पर उड़ती पड़ती नज़र डाली और गेट की बंद कुंडी खोलने लगा। ए भैया, बात सुनो, वो ऊंची आवाज़ में पुकारी तो शेरदिल को लामोहल्ला मुतवज्जा होना पड़ा। जी? ए इधर तो आओ। वो बाजिद हुई तो शेरदिल गुस्सा दिल में दबाता उनकी तरफ चला आया। जी फरमाइए, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है। वो बज़ाहिर हमवार लहजे में बोला। ए इसको पहन कर जाओगे ऑफिस? वो हाथ से शेरदिल की तरफ इशारा करके बोली और फिर हंसने लगी। तो शेरदिल ने परेशान होकर अपने लिबास पर नज़र डाली। शर्ट और पैंट से फिसलती नज़र जूतों पर गई तो खुद उसकी हंसी छूट गई। जराबों के साथ उसने हवाई चप्पल पहनी हुई थी। ओह, मैं अभी बदलता हूँ। वो खसिया कर बोला। तभी कहती हूँ भैया, दुल्हन को इधर ले आओ। सवेरे सवेरे तुम्हारे नाश्ते जलने की बू हमारे घर तक चकराती फिरती है। मुझको सूंघ कर अबकाई आती है। तुम खा कैसे लेते हो? बड़ी बी ने उसी हंसी के साथ शेरदिल को मज़ीद शर्मिंदा किया तो वह लब भिंचे वापस पलटा और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। सूंघ कर उबकाई आती है? ऐसी मुझसे हमदर्दी है तो नाश्ता भिजवा दिया करें। घर में 5-6 तो लड़कियां हैं पकाने वाली, हर वक्त किचन से खुशबुएं उठती रहती है, पर मजाल है जो कभी कुछ ऊपर भिजवाएं। वो जूते पहनता मुसलसल करता रहा। शाम में ऑफिस से वापस लौटा तो हद दर्जा बददिली तबीयत पर सवार थी। शहर शिफ्ट हुए इन 15 दिनों में वो अच्छा खासा ख्वार हो गया था। नौकरी के साथ घर की सफाई करना, 2 वक्त का खाना बनाना और फिर गंदे बर्तन साफ करना शेरदिल को थका रहा था। कपड़े तो वो धोबी को देकर जान छुड़ा रहा था, मगर बाकी काम कौन करता? बड़ी बी से किसी मासी को रखवाने का कहा तो वो झट बोली। अकेले जवान जहान मर्द के घर कौन सी मासी काम करना चाहेगी? भला मैं क्या मासियों को खा जाऊंगा? शेरदिल ने सीख पा होकर सोचा था। एक तो उसका हाजमा, दूसरी जेब बाहर खाना खाने की इजाज़त नहीं दे रही थी, वरना गंदे बर्तनों का बिखेरा ही ना होता। वो अम्मा को फ़ोन मिलाता, उनसे दाल सब्ज़ी की तरकीब पूछा करता। अम्मा ने अपने लाडले को आज तक हिलकर पानी तक न पीने दिया था। अब उसको काम करता तसव्वुर करती तो हौल जाती। मेरे बच्चे, ज़मीन का टुकड़ा ही बहुत था हम माँ बेटे की ज़रूरतें पूरी करने को। तूने क्यों नौकरी करके दर्द से उठाई? वो गुदास दिल से कह उठती। सरकारी मुलाजमत है अम्मा, कैसे छोड़ दूँ? मुझे भी तरक्की का हक है कि नहीं? ज़मीन का एक टुकड़े ने लेकर कब तक बैठा रहता? वो चिढ़ जाता। तो ब्याह कर ले जाना तब्बों को। उधर से एक और मशवरा आता। आप क्यों नहीं आ जाती मेरे पास? शेरदिल बदमज़ा होकर कहता। ना बेटा, मैं अपने मियाँ का घर और उसकी कब्र कभी ना छोड़ूं। वो बदक जाती। बस तुम मुझे मशवरे भी ना दो अम्मा। शेरदिल मुंह फैला लेता और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन आजकल तो अम्मा को फ़ोन अटेंड करने की फुर्सत भी नहीं थी कि शेरदिल की फूफीज़ाद की शादी थी और अम्मा नंद के पास दूसरे गांव गई थी। उधर गांव में शादी का हंगामा जागता तो कितने ही दिन चलता था। रिश्तेदार हफ्तों पहले आकर शादी वाले घर में इकट्ठे हो जाते और दिन रात का धूम धड़का हंसी मजाक जारी रहता। शेरदिल इस बात से आगाह था, तभी माँ को फ़ोन करता बंद कर दिया था और अम्मा से बात ना करने की उदासी लेकर वो हमाद के पास चला आता। वहाँ कुछ दिल संभल जाया करता था। उसने घंटी बजाई और बड़ी सांस लेकर बंद गेट को देखने लगा। इस मर्तबा फिर न जाने कितनी देर धूप में खड़ा रहना था। ऑफिस और घर के कामों में सारा हफ्ता उलझा रहा था, मगर एक लम्हे को भी ज़हन से नानी से किया वादा और रचना का शहाबी चेहरा महव नहीं हुआ था। इतवार की सुबह ही वो हमाद से गाड़ी मांगकर कराची से निकल खड़ा हुआ था। आलम आरा नानी हैदराबाद में मकीम थी, सो 2-2.5 घंटों की ड्राइव से वो इधर पहुंच पाया था।
खिलाफे मामूल दरवाज़ा जल्दी खुल गया और खोलने वाली भी वही हसीना थी। आज भी उसका चेहरा शिद्दत गिरिया से गुलाबी हो रहा था। लगता है मोहतरमा को रोने का और रोते ही रहने का काफ़ी शौक है। वो उसको देखकर सोचता रहा। आ जाइए। इस बार रचना ने शराफत से एक तरफ होकर शेरदिल को अंदर आने का रास्ता दिया। शेरदिल जाने पहचाने रास्ते से नानी के कमरे की तरफ चला आया। नानी अपने पलंग पर तकिए से टेक लगाए उदास सी बैठी थी। शेरदिल ने करीब झुककर सलाम किया तो वो चौंक सी गई। अरे मेरा बेटा आया है। उनकी आंखों में चमक लहराई और उन्होंने शेरदिल की पेशानी पर बोसा दिया। कैसा है मेरा बच्चा, आ बैठ मेरे पास। फिर उन्होंने उसको अपने करीब ही बिठा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह नानी, आप सुनाइए कैसी हैं? शेरदिल ने खुश दिली से पूछा। हाय क्या पूछते हो, बस दिन गिन रही हूँ इस जालिम दुनिया से आंखें मूंदने के, वो अफसुर्दगी से बोली। ऐसी बातें क्यों करती है नानी? शेरदिल ने तासुब से उनको देखा। तो क्या करूँ बेटा, जिंदगी ने तो दुख दे देकर अधमुआ कर दिया। बहुत कुछ देखा सहा पर अब हिम्मत नहीं रही इन बूढ़े वजूद में। वो एकदम चहको पहको रोने लगी तो शेरदिल घबरा गया। नानी प्लीज़ मत रोइए, गम ही पहाड़ सा सर पर आन पड़ा है, दिल फट रहा है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ? वो लर्जते जिस्म के साथ हिचकियाँ लेते बोली। कौन सा गम नानी, खैरियत तो है, मुझे बताइए प्लीज़। शेरदिल ने उनके कपकपाते कमज़ोर हाथ अपने हाथों में थाम लिए। क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी शाहजहां 15 साल पहले कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर दुनिया से चली गई। मियाँ ने 2 माह भी सब्र न किया और दूसरी शादी रचा ली और शाहजहां की आखिरी निशानी पे रचना मेरी गोद में डालकर चला गया। मैंने बहुत प्यार से उसको सीने से लगाया पर बहुओं का दिल बुरा हुआ, वो बच्ची को बर्दाश्त ना कर सकी। मुझ में जब तक ताकत थी उनके अताब से नवासी को बचाती रही, पढ़ाया लिखाया, सलीका तरीका सिखाया, फिर भी वो इससे घर का बहुत काम करवाती रही। सुकून से बैठने नहीं देती है बेटा, ये करो वो करो, जैसे मेरी रचना उनकी नौकरानी हो। नानी भीगी आवाज़ से बताकर ज़रा खामोश हुई। शेरदिल बगौर सुन रहा था। यहाँ तक भी ठीक था, पर अभी ये चाहती हैं कि इनका एक भाई जो हाल ही में बीवी से फारिग हुआ है और जिसके 5 बच्चे वो छोड़कर मरी है, उससे रचना का ब्याह करवा दें ताकि मेरी रचना उसकी भी नौकरानी बनकर ज़िंदगी गुजारे। वो नशेई भी है, बीवी को मार मार कर अधमुआ कर देता था, अब मेरी फूल सी बच्ची के साथ ये सलूक करेगा। नानी फिर सिसकने लगी तो शेरदिल अफसोस से उन्हें देखा। ये तो गलत बात है, आप अपने बेटों से क्यों नहीं कहती हैं कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं? बहुत कहा बेटा, पर वो बीवियों के पीछे लगे हैं, मुझे कहते हैं आप खामोश हो जाओ बस। पैसे वाला बंदा है, रचना राज करेगी, वरना इस बेआसरा को कौन सा शहजादा मिलेगा? नानी ने आंखें साफ करते बताया तो शेरदिल को नानी के बेटों की सोच पर गुस्सा सा आया। दोनों सारा दिन अपने दुकानों पर रहते हैं, घर और घर के फैसले बीवियों को सौंपे हुए, वो स्याह करें या सफ़ेद उनकी जाने भला। वो तलखी से बोले। आज शाम को रचना का निकाह है, उसी नशेई आदमी से, नानी ने कहकर जैसे धमाका सा किया। शेरदिल बेतरह चौंका। आज? हाँ बेटा, दोनों इसी खातिर शॉपिंग पर निकली हैं, नानी अफसुर्दगी से बताकर खांसने लगी। शेरदिल ने पानी पिलाने को नजरें इधर उधर दौड़ाई मगर पानी कहीं ना दिखा। नानी मैं पानी लाता हूँ। वो उठकर बाहर आ गया और अंदाजे से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। किचन में अंदर दाखिल हुआ तो रचना सामने ही स्लैब के पास खड़ी नजर आई। शेरदिल की तरफ उसकी पुश्त थी। वो आगे आया तो देखा कि रचना हाथ में एक तेज़ धार की छुरी है जिसको उसने गालबन अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के लिए उठाया हुआ था। ऐसे मायूस कुन हालात में खुदकुशी कोई गैर ज़रूरी बात भी नहीं है, शेरदिल ने परेशानी से सोचा और एकदम आगे बढ़कर रचना के नाजुक हाथ को अपने मजबूत हाथ में जकड़ कर दूसरे हाथ से छुरी झटके से निकाल ली। यह क्या कर रही हो बेवकूफ़ लड़की, ज़िंदगी इतनी अर्जा नहीं कि उसे यूँ ज़ाया करो। उसने छुरी दूर उछालकर ऊंची आवाज़ में कहा तो रचना के नकूच से पहले हैरानी से चलकर फिर गुस्सा। क्या मतलब है आपका? किसने कहा मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रही हूँ? वो दोनों हाथ पहलू में जमाकर शेरदिल को देखने लगी। वो मैंने सोचा कि इन हालात में गालबन आप। शेरदिल अपने अंदाजे के गलत होने पर गड़बड़ा गया। मैं इतनी बुज़दिल नहीं हूँ कि खुदकुशी का सोचूं। वो छलकती आंखें बेदर्दी से रगड़ कर बोली। फिर हर वक्त रोती क्यों रहती हो? शेरदिल ने खसिया कर कहा। रोना फितरी अमल है, इससे बुज़दिली या बहादुरी का ताल्लुक नहीं। वो शेरदिल के बराबर से गुजर कर अंदर चली गई तो शेरदिल फ्रिज से पानी निकालकर वापस नानी के पास चला आया जहाँ दूसरे पलंग पर रचना चेहरा झुकाए बैठी थी। ये ले नानी। उसने ग्लास नानी की तरफ बढ़ाया। मेरे अंदर हलाव दहका है बेटा, क्या करूँगी पानी पीकर, मेरा तो पल पल अजियत में गुजर रहा है। उन्होंने एक घूंट पीकर गिलास वापस उसे दिया। मैं अपनी शाहजहां को क्या मुंह दिखाऊंगी क़यामत के दिन? उसकी फूल सी बच्ची को किसके हवाले कर दिया? किस शख्स से उसकी? आप फिक्रमंद ना हो नानी, मैं खुद ही अम्मा को जवाब दे दूंगी कि आपका कसूर नहीं था। रचना ने तलखी से उनकी बात काटी। अब तंज कर रही है मेरी न तवनाई पर, नहीं बचा सकी तुझे उन खुदगर्ज लोगों से, नानी ने नम आवाज़ में कहा था। शेरदिल खामोशी से दोनों की गुफ्तगू सुनता रहा। शेरदिल बेटा मेरी बात सुन, अचानक नानी ने मुतवज्जो किया तो शेरदिल ने सवालिया अंदाज में उन्हें देखा। बेटा
तू मेरी रचना को फहमी के पास ले जा, उसे कहना आलम आरा नानी ने अपनी अमानत उसे सौंपी है, उसको संभाल कर रखे। वो कांपती आवाज़ में एक जोत से बोली। तो शेर दिल रचना ने भी हैरत से नानी को देखा। वो इतनी दूर गांव में रहती हैं कि कोई रचना तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं कहूँगी न जाने कहाँ चली गई। जा बच्चे, ले जा इसे। वो कमज़ोरी के बायस डोलती बिस्तर से नीचे उतरी। मगर नानी, मेरी अम्मा तो, शेरदिल ने कुछ कहना चाहा। वो मेरी बात रख लेगी, मेरी फहमी ऐसी खुदगर्ज नहीं। रचना तो उठ जल्दी। उसकी बात अनसुनी करके छोटे कदमों से रचना की तरफ बढ़ी। नानी, मुझे नहीं जाना कहीं। रचना बदकी। अरे तू इधर रह कर उम्रदार नशे से ब्याह करेगी? मैं कहती हूँ उठ जल्दी, तुझे नानी की कसम। नानी ने रचना का हाथ अपने सर पर रखा। नानी, रचना एहतजाजन चीखी। बिटिया चली जा, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। फहमी तुझे प्यार से रखेगी। रचना को पचकार कर बोले। ज़्यादा वक्त नहीं बेटा, अलमारी से अपना जेवर कपड़ा निकाल। नहीं नानी, रचना रोने लगी। क्यों नहीं? मैंने बरसों से तेरे वास्ते संभाल कर रखा है। क्या अजमिया और सरबत को लूटने दूँ? निकाल कर डाल चॉपर में। वो नवासी को डांट कर बोली। रचना ने अलमारी से एक डिब्बा और अपने कपड़ों के जोड़े निकाल कर एक छापर में डाले। जल्दी कर बच्ची, वो दोनों आने वाली होंगी। नानी को तो जैसे पंखे लग गए थे। रचना के सर पर कांपते हाथों से चादर उड़ाई और बाजू से पकड़कर आगे चली। शेरदिल तो जबजुब में खड़ा उनकी फुर्ती देख रहा था। बेटा जल्दी निकलो, अल्लाह की अमान में। उन्होंने शेरदिल को चलने का इशारा किया तो वो बामुश्किल कदम उठा सका। नानी लर्जते कदमों से दरवाजे तक छोड़ने आई और रचना की पेशानी पर बोसा देकर उसे अलविदा कहा। शेरदिल और रचना के गेट से निकलते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। रचना गेट से लगकर रोने लगी। रचना, मरवाओगी क्या? जल्दी निकलो यहाँ से। वो बुखलाकर उसका बाजू थाम कर कार तक ले आया। फिर अगला दरवाज़ा खोलकर उसे बिठाकर खुद फ्रंट सीट संभाल कर कार स्टार्ट की। तेज़ रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते शेरदिल के पेशानी पर तफक्कुर के बल साफ नजर आते थे। आलम आरा नानी ने रचना को उसके साथ भेजने की जो अजर दिखाई थी, उसका पस मंज़र कुछ इतना बेबस कर देने वाला था कि वो नानी को इनकार न कर सका। ना ही ये बता पाया कि अम्मा अपने घर को ताला लगाकर दूसरे गांव शादी पर जा चुकी। अब रचना को गांव कैसे ले जाया जा सकता था? उसे लामुहाला अपने साथ कराची लेकर जाना था। आपका गांव कितनी दूर है? वो सोच में डूबा हुआ था कि रचना की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी दूर, शेरदिल ने 2 लफ्ज़ी जवाब दिया। फहमी खाला मुझे देखकर न जाने क्या सोचे। नानी भी बस कुछ समझे बिना ही फैसले कर लेती हैं। वो लब काटती तफक्कुर से बोली। मेरे शेरदिल खामोश रहा। रचना, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है? शेरदिल ने ध्यान आने पर पूछा। जी हाँ, मुझे देना। उसने हाथ बढ़ाया तो रचना ने पर्स से निकालकर सैलू से दिया। नानी के पास मोबाइल है? शेरदिल के इस्तफार पर रचना ने सर हिलाया। तुम्हें नंबर याद है? वो मोबाइल का ढक्कन हटा रहा था। हाँ याद है, वैसे मेरे सेल में फीड भी है। रचना उलझन भरी नज़रों से उसे देखने लगी, जो एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे दूसरे हाथ से मोबाइल सिम निकाल रहा था। फिर उसने डैशबोर्ड खोलकर कुछ तलाश किया और मतलूबा चीज़ निकालकर गाड़ी को साइड में रोक दिया। अब वो कटर से सिम कार्ड को काट रहा था। अरे ये क्या कर रहे हैं? वो बेख्तियार चिंकी। बम डिस्पोज कर रहा हूँ। वो सिम के टुकड़े खिड़की से बाहर फेंक कर बोला। तुम्हारे मामू सिम के ज़रिए हमें ट्रेस कर सकते हैं। तुम्हारे साथ तो जो करें सो करें, मैं बेचारा मुफ्त में मारा जाऊंगा। वो गाड़ी स्टार्ट करके फिर सड़क पर ले आया था। रचना चुप सी हो गई। गाड़ी कराची की हदूद में दाखिल हो गई थी। रचना शहर के दरमियान आकर कुछ हैरान हुई। ये तो कराची है, गाँव कहाँ है? वो दरअसल बात यह है कि रचना नानी ने बहुत जल्दी मचाई। मैं बता नहीं सका कि मेरी अम्मा इस वक्त अपने ससुराली अजीज़ों की शादी में दूसरे गांव ठहरी हुई हैं। अब मसला ये है कि जब तक वो वापस अपने घर नहीं जाती तुम्हें मेरे पास ठहरना होगा। रचना शेरदिल ने गला खनखार कर आहिस्ता से बात मुकम्मल की तो रचना ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। क्या? मुझे नहीं ठहरना तुम्हारे साथ? वापस चलो। वो बुफर कर बोली। रचना, बात को समझो। वापस जाओगी तो तुम्हारी शादी उस नशेई मर्दूद से करवा देंगे। कुछ दिनों की बात है, मेरी अम्मा घर आ जाएं तो मैं तुम्हें गांव छोड़ आऊँगा। वो तहम्मुल से समझाने लगा। नहीं, हरगिज़ नहीं, मुझे यहीं उतारिए। रचना ने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा तो शेरदिल ने उसका हाथ पकड़ा। रचना, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? यहीं उतार दूँ तुम्हें ताकि कल को तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो नानी तो मुझे को कोसेंगी। वो गुस्से में बोला। मुझ पर एतबार नहीं था तो नहीं आती मेरे साथ। मैं कोई लुच्चा लफंगा हूँ जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? शेरदिल का तनफ्फुस तेज़ हुआ था। रचना ने लब भींच ली और अपना हाथ छुड़ा लिया। शेरदिल गहरी सांस भरकर फिर से ड्राइविंग करने लगा। आ गया घर, चलो उतरो। घर के आगे गाड़ी रोककर शेरदिल ने रचना से कहा, मगर वो टस से मस ना हुई। रचना उतरो, शेरदिल ने दोबारा कहा, पर असर न दारुद। वो काफ़ी देर स्टीयरिंग पर हाथ रख के उसके उतरने का इंतज़ार करता रहा, पर वो बेनियाजी से शीशे के पार देखती रही। रचना, ये मेरा रिहायशी इलाका है, यहाँ मेरी कुछ इज्जत बनी हुई है। तुम्हारा इस तरह का रवैया जैसे मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अगवा करके लाया हूँ, बिल्कुल मुनासिब नहीं। कुछ तो ख्याल करो। शेरदिल ने परेशानी से आसपास नज़र दौड़ाई। चलते फिरते कुछ मोहल्लेदार गाड़ी में झांक रहे थे। प्लीज़ उतरो।
वो कार से बाहर निकलकर उसकी तरफ घूम कर आया और दरवाज़ा खोला। रचना नाचार बाहर निकली। शेरदिल ने शुक्र का सांस भरा और गेट खोलकर सीढ़ियों पर कदम रखा। वो बददिली से पीछे आ रही थी। शेरदिल ने गर्दन मोड़कर देखा और मुतमईन होकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अरे भैया, दुल्हन को ले आए, बड़ी बी की आवाज़ पर वो दरमियानी कदमचे पर बेसाख्ता रुक गया और नज़रें घुमाई। वो बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी थी। जी, शेरदिल ने कहकर जल्दी से बकिया सीढ़ियाँ चढ़ी और दरवाजे का लॉक खोला। आओ रचना, वो बाजुरत बोला। हमसे तो मिलवाओ दुल्हन को, कहाँ भागे जा रहे हो? उन्होंने हाँक लगाई और इश्तियाक से सीढ़ियों के पास आई। दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है, वो रचना को बगौर देखकर बोली, जो सुस्त रफ्तारी से ऊपर जा रही थी। क्या नाम है तुम्हारा दुल्हन? बड़ी बी के सवाल ने रचना एकदम रुककर इस खतून को देखने लगी। दुल्हन कौन? वो बुड़बुड़ाई। रचना नाम है खाला जी, बाद में मिलती हैं आपसे, अभी सफ़र से थके हुए आए हैं। शेरदिल ने बुत बनी रचना को बाजू से थामा और दरवाजे से अंदर किया। ये खतून मुझे दुल्हन क्यों कह रही थी? रचना ने गुस्से से पूछा। वो गलत फहमी का शिकार हुई हैं, शेरदिल ने गड़बड़ा कर जवाब दिया। तो उनकी गलत फहमी दूर करते ना, रचना ने नागवारे से कहा। कर दूंगा, तुम अंदर तो चलो, शेरदिल झुंझलाया। वो खामोश हुई, नज़रें घुमाकर इस मुख्तसिर घर को देखने लगी। शेरदिल अपने कमरे में आकर बेड पर बैठा तो सारे दिन के अजीब वाक़यात पर सर दुखता हुआ महसूस हुआ। सुबह जागने पर उसने सोचा भी नहीं था कि यह दिन उसके लिए ऐसी परेशानियां लेकर आएगा। रचना को साथ लाते उसके जहन में बड़ी बी और उनका रिएक्शन कहीं नहीं था। वो तो जैसे दुल्हन के इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठी थी। अब क्या करूं, क्या कहूं उनसे? शेरदिल ने सर पकड़ लिया। फहमी खाला कब तक घर वापस आ जाएंगी? रचना की आवाज़ पर उसने सर उठाया। कुछ दिन तो लगेंगे, शेरदिल ने आहिस्ता से कहा। अच्छा, रचना बददिल सी हुई। तुम इस कमरे में रह लो, मैं साथ वाले कमरे में गद्दा वगैरह बिछा लूँगा, शेरदिल ने बेड से उठते हुए कहा। इतने में बैरूनी दरवाज़ा बजा। शेरदिल बाहर आया और दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी बी की पोती हाथ में ट्रे उठाए खड़ी थी। दादी ने खाना भिजवाया है, वो ट्रे बढ़ाकर बोली। खाना? शेरदिल बेहोश होते होते बचा। जी, दादी ने कहा आज दुल्हन थकी हुई है तो हम खाना भिजवाते हैं। लड़की के जवाब ने शेरदिल को खुशगवार एहसास से दो चार किया। वाह जी, दुल्हन का इतना ख्याल। वो किचन में आकर बर्तनों से मुर्ग कढ़ाई, गर्मा गर्म चपातियाँ और खीर निकालने लगा। फिर वापस आकर लड़की को खाली बर्तन दिए और दरवाज़ा बंद किया। आ जाओ रचना, खाना खा लो, नीचे वालों ने भिजवाया है। वो खुश खुश बरामदे में रखी मेज़ पर बर्तन रखने लगा। रचना दूसरे कमरे से निकली, गालबन फ्रेश होकर आई थी। चेहरे पर पानी के कतरे थे या आंसुओं के, शेरदिल ने गौर करना मुनासिब न समझा। आज तुम्हारी वजह से मेरे भी ऐश हो गए, वो रगबत से खाना खाते हुए बोला। तुम खाओ ना। फिर रचना के आगे प्लेट सिरकाए तो रचना ने थोड़ा सा सालन उसमें डालकर रोटी उठा ली। वो आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी जबकि शेरदिल खूब सहर हो रहा था। आज तो मज़ा ही आ गया था। इतने दिनों से अपने हाथ के जले सड़े या बाहर के बेजायका खाना खाते वो तंग आया हुआ था। रात को एक मैट्रेस और अपना ज़रूरी सामान कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में ले आया। असाबी थकन इतनी सवार थी कि मिनटों में बेखबर हो गया। सुबह हस्बे मामूल शेरदिल की आंख खुली, नहा धोकर किचन में आकर हस्बे मामूल नाश्ता बनाया और नाश्ता करके तैयार हुआ। फिर बैरूनी दरवाजे को इंटरनल लॉक से बंद किया और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। शेरदिल भैया इधर तो आओ, बड़ी बी की आवाज़ ने रुकने पर मजबूर किया। जी, वो हमेशा की तरह उनके बुलावे पर मुरव्वत से उनके पास आया। अपना नाश्ता खुद बनाया है? दुल्हन ने बनाकर नहीं दिया। उन्होंने तफशीशी अंदाज में बात शुरू की तो शेरदिल गड़बड़ा कर रह गया। आज भी जला पराठा खाया, बहुत अफसोस की बात है, बीवी के होते मियाँ ऐसा नाश्ता करे। वो उसे तासुब से देख रही थी। वो खाला जी आज वो थकी हुई थी तो मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। शेरदिल ने बालों में हाथ फेंककर सफाई दी। ये अच्छी बात नहीं, थके हुए तो तुम भी हो, फिर ऑफिस जा ही रहे हो ना, मैं दुल्हन से बात करूँगी, मियाँ का ख्याल नहीं रखती। वो बोली तो शेरदिल घबराया। नहीं, आप उसे कुछ मत कहिएगा, मैंने ही उसे नहीं जगाया। हाय, क्यों ना कहूँ, इतने सादा मिजाज मियाँ की कदर ही नहीं, मैं तो समझाऊँगी, वो एक कज़म से बोली तो शेरदिल खामोश हो गया। रचना उनके समझाने पर न जाने कैसा रिएक्शन दी। यकीनन वो सच बयान कर देगी, उसने परेशानी से सोचा और घर से बाहर निकल आया। फिर सारा दिन ऑफिस के कामों में उलझा रहा। शाम को वापसी पर हमाद के पास चला आया। ये ले अपनी गाड़ी की चाबी। थके हुए से अंदाज में सोफे पर गिरते शेरदिल ने चाबी मेज़ पर रखी। सिर्फ चाबी? गाड़ी भी लाया है ना? हमाद ने शरारत से पूछा। हाँ, गाड़ी भी लाया और गाड़ी के साथ हैदराबाद से एक लड़की भी मेरे साथ चली आई है। वो दोस्त को सामने देखकर अपनी परेशानी न छुपा सका। क्या मतलब, किसे बिठा कर ले आया तू? हमाद बुरी तरह चौंका। यार वो असल में, शेरदिल ने बालों में हाथ फेरते तमाम बात हमाद को कह सुनाई। अरे ये तो ड्रामाई कहानी बन गई मेरे शेर। वो शेरदिल के कंधे पर धप मारकर हंसा। तुझे तो बैठे बिठाए दुल्हन मिल गई और अब बड़ी बी का मुंह बंद हो गया, वो आंख दबाकर बोला तो शेरदिल ने उसे घूरा। अम्मा घर आ जाए तो उसे गांव छोड़कर आऊँगा। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ उसे हमेशा यहाँ रखना।
हमाद अब भी शरारत पर आमादा था। वैसे देखने में कैसी है? वो इश्तियाक से पूछने लगा। बहुत खूबसूरत, शेरदिल ने बिस इख्तियार कहा। ये बात, फिर उसे देखकर तेरे दिल को कुछ हुआ? मतलब जो फीलिंग तब्बों के लिए नहीं आती थी वो उसे देखकर महसूस हुई? उसके सवाल पर शेरदिल ने दोस्त को जवाबी तप मारी। यार तू कैसी बातें कर रहा है? मैं उस लड़की की मदद करने की नीयत से उसे इधर लाया हूँ, शेरदिल ने संजीदगी से कहा। तो नीयत बदल कर कुछ और सोच ले, तेरा क्या जाता है? हमाद हनूज इसी मूड में था। तेरे जैसा दोस्त बस अपनी किस्म का एक ही होगा। मैं यहाँ परेशान हूँ कि बड़ी भी को वो सच ना उगल दे, मैं झूठा पड़ जाऊँगा और एक तू है, संजीदा ही नहीं हो रहा, शेरदिल झुंझलाया। तो उसको समझाना था ना कि तुझे हल्का ना करे, कुछ दिन गुजारा कर ले हमारी भाभी बनकर। इस बार हमाद का लहजा संजीदा मगर आंखें शरारत पर आमादा थी। वो कुछ सरफिरी सी लड़की है, बात समझे भी तो, शेरदिल कुछ मायूसी से बोला। लगता है हमारी आरजी भाभी काफ़ी तेज़ है, हमाद ने कुछ दूर से रख कर कहा। मुबाता शेरदिल, फिर भारी हाथ से तवाज़ा न कर दे, तुझसे तो बात करना ही फजूल है, शेरदिल भुनाया और मजीद कहे सुने बिना हमाद के घर से निकल आया। घर नज़दीक आया तो वहीं परेशानी जेन पर सवार हुई। लॉक खोलकर अंदर आया तो घर में बड़ी बीकी पोतियों को रचना के साथ बरामदे में बैठा पाया। शेरदिल को देखकर वो फ़ौरन जाने को उठी। अच्छा भाभी हम चलते हैं। वो रचना को खुदाफिज करके नीचे भागी। भाभी? शेरदिल ने भवें जोड़कर रचना को देखा जो अब कमरे में जा रही थी। तो क्या रचना ने उनको हकीकत नहीं बताई? शेरदिल एकदम ही खुश हुआ। फिर वो छोटे कदम उठाता अपने कमरे में आया और फ्रेश होकर बाहर निकला। उसे चाय की तलब हो रही थी, सो किचन में चला आया। साफ़ सुथरे बावर्ची खाने को देखकर खुशगवारियाँ सी महसूस हुई। फिर नतनों से खाने की खुशबू टकराई तो देगचे का ढक्कन उठाया। चिकन का सालन बना हुआ था। वो एकदम खुश हो गया। चलो रात में कुछ बनाने से जान छूटी। शेरदिल ने फिर हॉट पॉट का ढक्कन उठाया तो रोटी भी रखी थी। वो चाय के साथ खाना भी निकाल लाया। चूँकि रोटियाँ 2 ही रखी थी तो इम्कान यही था कि रचना खाना खा चुकी थी। आला मारा नानी के घर लगता है जल्दी रात का खाना खा लिया जाता होगा, शेरदिल ने लुकमा तोड़ते हुए ख्याल किया। सालन लजीज था और रोटी भी अम्मा के हाथ जैसी नरम थी। चलो रचना के आ जाने से कुछ तो फ़ायदा हुआ। वो खाना खाकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद ली। अगले चंद दिन कुछ ऐसी ही रूटीन से गुजरे। वो नाश्ता करके सवेरे ही ऑफिस जाता और सरे शाम लौटता तो रचना के पास नीचे वालों की कोई ना कोई लड़की मौजूद होती। लगता था बड़ी बी की फैमिली से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रात का खाना बना हुआ होता जो शेरदिल निकाल कर खा लेता था। रचना उसे देखकर कमरे में चली जाती थी। शेरदिल बरामदे में बैठकर टीवी देखता, कुछ दफ्तर का काम करता और फिर सो जाता। रचना बहुत लिए दिए रहती थी। वो बहुत कम गो थी। शेरदिल की मौजूदगी में कमरे में बंद हो जाती थी। फिर भी एक निस्वानी वजूद ने इस घर को अजीब सी रौनक बख्शती थी जो शेरदिल को शिद्दत से महसूस हुई। उस दिन छुट्टी थी सो वो देर तक सोता रहा। आंख खुली भी तो कसलमंदी जाने का नाम नहीं ले रही थी। उठ जा शेरदिल, नाश्ता भी बनाना है, खुद को कहकर बामुश्किल बिस्तर से निकलने पर आमादा किया और फ्रेश होकर बाहर आया। बाहर मौसम खुशगवार देखकर तबीयत मज़ीद फ्रेश हुई। किचन से खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर आया तो रचना बर्नर के पास खड़ी दिखाई दी। वो गालबन देगचे में डोई चला रही थी। शेरदिल की तरफ उसकी पीठ थी सो उसके ब्राउन सिल्की बाल जो कमर पर बिखरे हुए थे शेरदिल की नज़रों की गिरफ्त में सबसे पहले आए। वो दरवाजे पर ही खड़ा होकर महवियत से इन बालों से कतरों की सूरत टपकता पानी देखने लगा। रचना किसी एहसास के तहत पीछे मुड़ी और शेरदिल को देखकर चौंक उठी। क्या चाहिए? वो उसकी नज़रों से खाइफ हुई। नाश्ता, शेरदिल उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर हल्के से बोला। रचना ने हॉट पॉट से पराठे और ऑमलेट प्लेट में रखकर ट्रे में रखे और ट्रे शेरदिल को पकड़ाई और फिर से सालन की तरफ मुतवज्जो हुई। चाय फ्लास्क में रखी है, उसने थोड़ा रुख मोड़कर बताया तो शेरदिल ममनूनियत के गहरे एहसास से दो चार हुआ और नाश्ता लेकर बाहर आ गया। नाश्ता करके फारिग हुआ तो ऑफिस के कुछ कागजात और लैपटॉप लेकर बरामदे में आकर बैठ गया। सहन में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शेरदिल ठंडी फिजा का लुत्फ लेता तेज़ी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। माँ नज़र उठाई तो रचना सामने ही बैठी थी। शेरदिल की टाइपिंग की रफ्तार से उस पड़ी। मुझे नानी से बात करनी है, रचना ने उसे मुतवज्जो देखकर मुतालबा किया। अभी तो मुनासिब नहीं, शेरदिल ने रसान से कहा। मुझे नानी याद आ रही है और मुझे अभी उनसे बात करनी है। रचना पुरानी जोन में वापस आई थी। मैं बात तो करवा दूंगा, इसके बाद तुम्हारे मामू बासानी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तुम्हारे साथ मेरी ख्वामख्वाह मट्टी पलीद होगी, वो भी तेज़ होकर बोला। रचना उसकी बात पर लब काटने लगी। शेरदिल ने उसका गुलाबी चेहरा होता देखा। उफ, अब रोना आया ही चाहता है, शेरदिल जैसे समझ कर बुड़बुड़ाया। देखो रचना, फ़िलहाल नानी से बात करना मुनासिब नहीं है। ज़रा सोचो, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा होने से बचाने के लिए तुम्हें खुद से दूर किया, इतनी बड़ी कुर्बानी दी और अब तुम ये बेवकूफ़ी करके उनकी कुर्बानी ज़ाया कर दोगी। वो हमवार लहजे में उसे समझाने लगा ताकि वो रोने से बाज आ जाए, पर उसकी बात पे हस्बे तवक्को रचना के आंसू टप टप करना शुरू हो गए। रचना प्लीज़ रोई तो मत। वो अपनी जगह से बेचैन होकर उठा और रचना के पास आकर बैठा।
मैं जानता हूँ आलम आरा नानी तुम्हें याद आती होगी, मगर मजबूरी है, क्या करें। वो उदास दिल से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला। तो रचना ने करंट खाकर अपना हाथ हटाया। दूर रहिए मुझसे, एकदम गुस्सा आई। अकेली हूँ मगर कमज़ोर नहीं, आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करिए, रचना तेज सांसों के दरमियान बोली। रचना, शेरदिल ने जैसे सदमे में घिरकर उसे देखा। मैं तुम्हें फ्लर्टी नजर आता हूँ? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नानी के पास वापस जाना। आप मेरी नानी से रब्ता नहीं करवा रहे, मेरी सिम भी तोड़ दी, मुझे फहमी खाला के पास भी नहीं ले जा रहे, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं कि वो घर पर नहीं, यहाँ नीचे वालों से मुझे अपनी बीवी के तौर पर मुतारिफ करवाया ताकि वो किसी मामले में इन्वॉल्व ना हो। रचना ने तवातर से शेरदिल पर इल्ज़ाम लगाया शुरू किए। शेरदिल ने मलामती नज़रों से उसे देखा। अफसोस है तुम्हारी सोच पर, वो आहिस्ता से बोला। मैं अभी जाकर खाला बी को बताती हूँ कि मैं आपकी बीवी नहीं। रचना जज्बाती होकर उठी। अरे ये क्या कर रही हो, बात तो सुनो। शेरदिल घबरा गया और दरवाजे की तरफ जाती रचना का बाजू पकड़कर वापस खींचा। मुझे बताने दो, तेज़ आवाज़ में कहकर मचली। तो शेरदिल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दिमाग ख़राब है क्या, वो गुस्से से बोला। बेवकूफ़, ये बात खुली तो तुम्हारा किरदार मशकूक हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। शेरदिल उसकी भीगी आंखों में देखकर कुछ झुंझलाया, जबकि रचना अपने मुंह से उसका हाथ हटाने की जद्दोजहद में थी। एक शर्त पर हाथ हटाऊंगा, तुम चिंखोगी नहीं। शेरदिल ने मफाहमत वाले अंदाज में रचना को जांचा, जो फट पड़ने को तैयार नजर आ रही थी। उसकी सभी पेशानी पर पसीने के कतरे दिख रहे थे। ब्राउन खूबसूरत बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। कुशादा आंखों में पानी और खौफ बैक वक्त नजर आ रहा था। शेरदिल को एहसास हुआ कि वो रचना के इंतहाई करीब खड़ा है और सोच ने उसको अजीब अंदाज में अपनी लपेट में लिया। शेरदिल ने घबराकर रचना के मुंह से हाथ हटाया और 2 कदम पीछे हुआ। रचना ने एक गहरा सांस लिया और बहती आंखों से बैरूनी दरवाजे को देखा, जिसके आगे शेरदिल आड़ बनकर खड़ा था, और पलटकर छत की सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी और आनन फानन छत पर जाकर दरवाजे को कुंडी लगा ली। शेरदिल उसके पीछे भागा और छत का दरवाज़ा बजाने लगा। रचना, दरवाज़ा खोलो। वो हल्के हाथ से दरवाज़ा बजा रहा था। रचना प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, भले से बता दो खाला बी को जाकर सच, मैं नहीं रोकता, दरवाज़ा तो खोलो, वो इल्तिजाया अंदाज में बोला। मगर जवाब न दारुद। क्या वो छत से कूद कर जान देना चाहती है? एक ख्याल ने शेरदिल को बेचैन कर दिया। है भी अजीब मिजाज की सरफिरी। वो परेशान होकर बंद दरवाजे को देखने लगा। आसमान पर छाए सुरमई बादल अब तवातुर से बरस रहे थे और शेरदिल भीगे वजूद के साथ दरवाज़ा बजाता रहा। काफ़ी देर गुजर गई। वो मायूस होकर नीचे उतर आया। पागल लड़की, इतनी ठंड में भीग रही होगी, छत पर तो कोई शेड भी नहीं। वो फिर बेचैन हुआ और बैरूनी दरवाज़ा खोलकर नीचे गली में आ गया और ऊपर छत को बेगौर देखने लगा। शेरदिल भाई, खैर तो है? करीब से गुजरते मोहल्लेदार ने हंसकर कहा तो वो झीम किया। फिर एक ख्याल आने पर बराबर वालों का दरवाज़ा बजाया। अस्सलाम वालेकुम। एक दुबला पतला लड़का बाहर निकला। वालेकुम अस्सलाम। यार नौफल, ज़रा छत पर जाना था, मेरी छत का दरवाज़ा जाम हो गया तो। अरे कोई बात नहीं शेरदिल भाई, चलिए जाइए ऊपर। नौफल फ़ौरन एक तरफ हुआ। शेरदिल अंदर आया और तेज़ी से उनकी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चढ़ा। दिल में दुआ मांग रहा था कि नौफल पीछे ना आए। उनकी छत काफ़ी कुशादा थी। एक तरफ काठ का बाड़ का अंबार लगा हुआ था। शेरदिल ने वहाँ से एक मेज़ उठाकर अपनी छत वाली दीवार के साथ रखी और हाथ के दबाव से दीवार पर चढ़ा। बारिश की तेज़ी ने आंखों पे धुंध सी चढ़ा दी थी। वह एहतियात से दूसरी तरफ उतरा और आंखों को मसल कर आगे बढ़ा। रचना सामने ही कोने में ज़मीन पर घुटनों में सर दिए बैठी नजर आई। वो तेज़ी से उसकी तरफ आया। रचना उठो इधर से, कब से बारिश में पड़ी हो? शेरदिल ने झुककर ऊंची आवाज़ में कहा। तो रचना ने चौंक कर सर उठाया। उठो बेवकूफ़ लड़की, नीचे चलो। शेरदिल ने हाथ बढ़ाने के बजाय सिर्फ ज़बान से काम चलाया। रचना अनसुनी करके बैठी रही। देखो रचना, मैं 10 तक गिनूंगा, तुम नीचे नहीं गई तो मुझे मजबूरन तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। शेरदिल की धमकी ने असर किया। वो बेचैन हुई। हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। फिर उंगली उठाकर वार्निंग दी। 1 2 3 4। शेरदिल ने गिनती शुरू की। 5 6 7 8। वो बैंड की जेबों में हाथ डाले खड़ा गिन रहा था। 9 2 और ये 10। रचना उछल कर खड़ी हुई और खूनख्वार नज़रों से शेरदिल को देखते दरवाजे की तरफ बढ़ी। शेरदिल ने इत्मीनान का सांस लिया था। रचना तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और कमरे में बंद हो गई। शेरदिल भी गीले कपड़े बदलने को अपने कमरे में आ गया। अगले दिन वो ऑफिस से घर आया तो बड़ी बी की पोती हस्ब आदत मौजूद थी, मगर शेरदिल को वो देखकर नीचे जाने के बजाय उसके पास चले आए। सुबह से भाभी को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, हमने बुखार की दवाई दे दी है, वो फिक्रमंदी से बताकर नीचे चली गई। तो शेरदिल बाजलत कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर रचना ने ढाल सी लेटी हुई थी। और सर्दी की बारिश के मज़े लो, हो गई ना बीमार? वो गुस्से से बोलता करीब आया तो रचना खामोश रही। कितना बुखार है? शेरदिल ने पूछा। फिर तपाई पर रखे थर्मामीटर को उठाकर देखा, जिसका पारा 100 से आगे के हिंसे को छू रहा था। शेरदिल ने वही रखे टैबलेट के पत्ते उलट पुलट कर देखे। कुछ खाया है? फिर रचना के दहकते चेहरे पर नज़र डाली। उधर खामोशी थी। 2 लफ्ज़ कहते क्यामत आती है।
शेरदिल झुंझलाया। रचना खांसना शुरू हो गई। ये पानी पियो। उसने गिलास में पानी डालकर रचना को दिया। रचना ने 2 घूंट भरकर वापस रखा। डॉक्टर के पास चलें? उसकी हालत देखकर बोला। इस तरह अपनी मेडिकेशन से बंदा और बीमार होता है। उठो, डॉक्टर को दिखाकर आते हैं। शेरदिल ने कुर्सी पर पड़ी रचना की चादर उठाकर उसे दी। इस बार वो बिला हिलो हज्जत आहिस्ता से उठी और चादर ओढ़कर खड़ी हुई। शेरदिल ने बाइक की चाबी हाथ में ली और दरवाजे का लॉक लगाया। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर रही थी। डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हो दुल्हन को? बड़ी बी ने तख्त पर बैठे आंख लगाई। जी, शेरदिल ने कहकर बैरूनी दरवाज़ा पार किया। अपना चेहरा अच्छी तरह छुपा लो। शेरदिल ने बाइक पर बैठते कहना ज़रूरी ख्याल किया। रचना का चेहरा वैसे ही ढका हुआ था। वो पीछे मुहतात होकर बैठ गई। डॉक्टर के पास ज़्यादा रश नहीं था। चेकअप के बाद उसने दवाइयाँ लिख कर दी और परहेज़ का मशवरा दिया। वापसी पर शेरदिल ने स्टोर से दवाइयाँ ली और कुछ ज़रूरी अशिया भी। वो रचना की मौजूदगी के ख्याल से कुछ हल्की रफ्तार से बाइक चला रहा था। वो कदरे सुनसान रोड से गुजर रहे थे कि अचानक 2 आदमी बाइक के सामने आ मोटरसाइकिल रुकवा दी। जो कुछ है निकालो जल्दी। एक ने शेरदिल की जेबों को खुद ही टटोलना शुरू कर दिया और पैसे और मोबाइल निकाल लिया। दूसरे ने रचना का हैंडबैग छीना। दोनों के हाथों में जदीद तर्ज की पिस्तौल थी, इसलिए शेरदिल ने मुज़ाहमत नहीं की। फिर रचना भी साथ थी। ये भी उतारो। रचना के बैग को जपने के नतीजे में उसकी चादर सर से सिरक गई तो उस आदमी ने रचना के सोने के बूंदे देख लिए और रचना के कान में हाथ डालकर उनको खींचने लगा। ओए, हाथ नहीं लगा इसे। शेरदिल एकदम बुफर कर बाइक से उतरा और उस आदमी को धक्का दिया। ए, सियाना बनता है। वो लड़खड़ाकर संभला और आगे बढ़कर शेरदिल पर झपटा। शेरदिल ने उसके पेट में घुंसा मारा। मुझे धक्का देता है अपनी होती सोती के पीछे। वो शेरदिल के बाल हाथ से जकड़कर सर पर पिस्टल के बट मारने लगा। मैं दे रही हूँ, प्लीज़ आप इन्हें कुछ ना करिए। रचना ने घबराकर बालियाँ उतारी और आदमी की तरफ उछाली। चल बे भाग। दूसरे ने बालियाँ खींचकर साथी को बाजू से पकड़ा और दोनों रफू चक्कर हो गए। शेरदिल रकू की हालत में ज़मीन पर बैठ चुका था। उसका सर फट गया था और खून निकल रहा था। शेरदिल, अल्लाह, इतना खून, अब मैं क्या करूं? रचना ने रोते हुए आसपास देखा। राहगीर जो दूर खड़े देख रहे थे अब रफ्ता रफ्ता करीब आ रहे थे। कहीं हाथ मोबाइल ऊंचा करके शेरदिल की मूवी बनाने में मसरूफ थे। रचना को उनकी बेइज्जती पर सख्त ताव आया। हमारे साथ ये अनहोनी हो गई और आप बजाय मदद करने के मूवी बना रहे हैं। वो हिचकी से चीख कर बोली, पर कुछ असर न हुआ। हम इस सड़क छाप लुटेरों को सोशल मीडिया पर बेनकाब करेंगे। मैं इनकी वीडियो बना चुका हूं मैडम। एक ने आगे बढ़कर अपना कारनामा बताया। इस वक्त हमें आपकी इखलाकी मदद चाहिए। मुजरिम को आप बाद में बेनकाब कीजिएगा। रचना ने गुस्से से कहा और शेरदिल की तरफ आई जो सर पकड़कर लड़खड़ाते हुए उठ रहा था। रचना ने घबराकर उसको कंधों से थाम लिया। रिक्शा इधर। एक ने इशारे से रिक्शा रोका। इनको अस्पताल ले जाइए। 2 बंदों ने आगे बढ़कर शेरदिल को रिक्शे में बिठाया। एक और ने मोटरसाइकिल को लॉक लगाकर चाबी रचना के हवाले की। अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी में शेरदिल को फौरी टांके लगाए गए और ड्रेसिंग की गई। रचना चेहरा हाथों में गिराकर बैठी रही। शेरदिल की तकलीफ उसको अपने दिल में महसूस हो रही थी। शेरदिल ने ड्रेसिंग करवाकर वहीं से हमाद को फ़ोन किया और सूरत हाल बताई। हमाद कुछ ही देर में उनके पास पहुँच गया। ये क्या करवा दिया यार? और रचना को सलाम करके शेरदिल को अफसोस से देखने लगा। बस यार, घर से निकलो तो पता नहीं चलता कब आपके साथ कौन सा स्ट्रीट क्राइम हो जाए। शेरदिल ने कार में बैठते इजहार ख्याल किया। रचना पीछे बैठ गई। घर आए तो हमाद दोस्त के साथ बरामदे में बैठ गया। रचना अपने कमरे में आ गई। वो इस अचानक रौनमा होने वाले वाक़ये के ज़ेर असर थी। अगर वो गुंडा शेरदिल को गोली मार देता तो उस सोच ने रचना को झरझरी लेने पर मजबूर कर दिया। काफ़ी देर बाद वो कमरे से बाहर निकली तो शेरदिल अकेला बरामदे में बैठा हमाद से लिए गए सेलफोन की सेटिंग कर रहा था। क्या ज़रूरत थी उन गुंडों से उलझने की? वो खुदा न खास्ता गोली चला देते फिर। शेरदिल का पट्टी में जकड़ा सर देखकर बेख्तियार कह बैठी। शेरदिल ने सर उठाया और एक खामोश नज़र रचना पर डाली। तुम अपनी बुखार की दवाई ले लो और मुझे भी निकाल दो। वो उसके सवाल को नज़रअंदाज करके बोला। रचना ने आगे बढ़कर मेज़ से शॉपर उठाया और चंद टैबलेट्स निकालकर उसकी हथेली पर रखी और पानी का गिलास दिया। तुम अब आराम करो रचना। वो उठकर अपने कमरे में चला आया और ज़मीन पर बिछे मैट्रेस पर चित लेट गया। सर में ठेसे सी उठ रही थी। वो दर्द को जब्त करता छत पर लगे पंखे को देखता रहा। वहाँ खटके पर नज़रें घुमाई। रचना दूध का गिलास लेकर अंदर आई थी। शेरदिल उठकर बैठा। ये दूध पी ले। रचना ने झुककर गिलास उसे दिया। तुम खामखा क्लर्टी से हमदर्दी कर रही हो रचना। बेहतर है मुझसे 100 गज दूर रहो। शेरदिल ने तंज किया था। रचना ने चौंक कर उसकी शक्ल देखी जो अब खाली गिलास उसे लौटा रहा था। वो चुपचाप वापस पलट गए। हम कुछ देर में गांव के लिए निकल रहे हैं। 2 दिन बाद शेरदिल ने इतला दी थी। रचना ने ज़रा सा सर हिलाया और अपनी ज़रूरी अशिया समेटने लगी। इन 2 दिनों में शेरदिल के सर की पट्टी भी उतर गई थी और रचना का बुखार भी। पर कुछ था जो दोनों के दरमियान आ गया था। शेरदिल पहले से संजीदा और रचना पहले से ज़्यादा खामोश हो गई थी। वो इन दिनों घर पर रहा था पर वो 2 इंसानों की मौजूदगी में भी घर खाली सा महसूस होता था। हमाद मिलने आता तो कुछ देर रौनक लग जाती और बस जिस वक्त वो गांव पहुंचे शहर पैर ढल रही थी। फहमी खाला जैसे इंतज़ार में बैठी थी। रचना से बहुत मोहब्बत से मिली। वो सफ़र की थकान के बावजूद उनसे मिलकर ताज़ा दम हुई थी। अलबत्ता बेटे को गले लगाकर
पेशानी चूमते सर का घाव देखकर वो रूहान सी हुई। किसने कहा था उन मोए डॉक्टरों से लड़ना भिड़ना शुरू कर दे? अरे दे देता सब कुछ, मोबाइल तेरी जान से ज़्यादा कीमती था। वो बेहद खफा लहजे में शेरदिल से बोला। अम्मा मेरा पूरा डाटा था उसमें, शेरदिल ने आहिस्ता से कहा। भाड़ में झोंकता डेटे वेटे को, एक मोबाइल के पीछे सर गिनवाना अक्लमंदी है? वो बेटे से उलझ रही थी। रचना ने उनकी बातों पर कुछ चौंक कर शेरदिल को देखा, जो दांस्ता माँ की तरफ मुतवज्जा था। उसने असल बात छुपाकर माँ को जख्मी होने की वजह गलत बताई थी। रचना की शर्मिंदगी में कुछ और इजाफा हुआ था और एक ख़ास जज्बे में भी। कुशादा से बरामदे में लकड़ी के पींगे पर बैठी वो उनकी बातें सुनती काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही थी। दिल में जो अजीब से कुछ खदशे थे कि वो न जाने कैसा रवैया रखे ख़त्म हो गए थे। दोपहर के खाने के बाद फहमी खाला अपने माजी को दोहराते हुए अपनी माँ और नानी और रचना की नानी के किस्से सुनाती बार बार आबदीदा हो जाती थी। रचना की आंखें तो वैसे भी नेर बहाने को तैयार रहती थी, सो वो भी भीगी पलकों चपकती उनकी बातें सुनती रही। सलाम चाची, एक चहकती आवाज़ ने उनकी बातों में रखना डाला तो रचना ने गर्दन मोड़कर देखा। एक बहुत गोरी चिट्ठी बोटे से कद की लड़की सामने खड़ी थी। तदबीर फातिमा, मेरी जिठानी की बेटी, फहमी खाला ने रचना को बताया। तब वो नाम है मेरा, वो ठटक कर कहते पास चली आई। ब्लैक टाइट्स पर सुर्ख रंग की कुर्ती, गले में लटकता जर्द रंग का स्टोल, आंखों में काजल की मोटी लकीरें, होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक। वो गांव की लड़की अपने तौर मॉडर्न बनी हुई थी। आप रचना हो? चाची ने बताया मुझे कि मेरी खाला जात भांजी गांव रहने आ रही है। वो रचना को बगौर देखकर बोली। मैंने कहा गांव में क्या रखा है जिसे देखने आ रही है? वो अजीब से अंदाज में हंसी। मैं बैठी हूँ गांव में, मुझसे मिलने आई है, तू अपनी बोंगियाँ ना झाड़। फहमी खाला ने उसे लताड़ा। अच्छा बाबा ठीक है, उसने मुँह बनाया। चाची शेरू कहाँ है? फिर उसने नज़र इधर उधर दौड़ाई। वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। फहमी खाला के बताने से कबल वो शेरदिल के कमरे में जा चुकी थी। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? फहमी खाला ने उसके जाते ही बातों का सिलसिला फिर से जोड़ा, पर रचना की दिलचस्पी एकदम ही ख़त्म हुई थी। हाँ हाँ फहमी चच्ची बचाओ। दफ्तन तब्बो तेज़ी से भागती हुई आई, पंगे पींगे पर चढ़ गई। इधर आ बदतमीज़, अम्मा के पास कहाँ जाकर बैठी है? शेरदिल उलझे बालों और नींद भरी आंखों समेत तब्बू की तरफ लपका। उसका चेहरा और कमीज़ का गिरेबान गीला हुआ रहा था। चाची बचाओ। तब्बू फहमी खाला से लिपट गई। क्या हुआ है? क्या कर दिया तूने? फहमी खाला झुंझराई। मेरे ऊपर पानी फेंक कर भागी है, शेरदिल ने शिकायती अंदाज में कहकर फहमी खाला के दुपट्टे से चेहरा पूंछा। बुरी बात तब्बू, वो थका हुआ आया है। फहमी खाला ने तब्बू को घर का था। इसे समझा दो अम्मा, किसी दिन मरेगी मेरे हाथों से, शेरदिल गुस्से से बोला। मरी हुई तो हूँ तेरे हाथों से, तब्बू ने मायनी खेजी अंदाज में कहा। रचना ने बहुत चौंक कर तब्बू को देखा था, जो मुसलसल खिलखिला रही थी। मैं अब सोने जा रहा हूँ, खबरदार जो मुझे तंग किया। शेरदिल धमकी देकर वापस पलटा और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। क्यों तंग करती है उसे? कुछ अतवार सीख। फहमी खाला ने तब्बू को प्यार से चपत मारी। अभी तक बच्ची बनी हुई है, तभी तो वो चिढ़ता है तुझसे। वो बचपन से खड़ूस है तो मैं क्या करूँ? वो चाची के कंधे से लटकी थी। रचना ने खामोशी से दोनों को देखा। अच्छा चाची, मैं अब बाद में ही आऊँगी। तब वो पींगे से छलांग लगाकर उतरी और इटलाती हुई बाहर निकल गई। बड़ी शरारती लड़की है, फहमी खाला ने मुस्कुराकर रचना को मुखातिब किया, जो किसी गहरी सोच में थी। अगली सुबह शेरदिल नाश्ता करके शहर जाने को तैयार हुआ। अम्मा उसके बैग में सूजी का हलवा, देसी घी और मीठी टिक्कियाँ रख रही थी। शेरू बेटा, कुछ दिन ठहर कर जाता, मैं तुझे कुव्वत बख्श ग़िज़ा खिलाती। इतना ज़ख्म लगवा कर आ गया है, कितनी कमज़ोरी हो गई होगी। वो बेटे को देखकर बोली, जो झुककर पाँव में जूता पहन रहा था। सरकारी मुलाजिम हूँ अम्मा, अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं, पहले ही छुट्टियाँ कर चुका हूँ। शेरदिल ने सीधा होते कहा। इधर तुझे ढंग का खाना पका कर देने वाला भी कोई नहीं है। वो फिक्रमंद थी। शेरदिल ने बेख्तियार रचना को देखा था, जो उसी तरफ मुतवज्जा थी। उसके देखने पर निगाह मोड़ ली। अल्लाह मुस्बिल असबाब है अम्मा, घर का पका कभी नसीब हो ही जाता है। वो चारपाई से उठकर खड़ा हुआ। कैसे? हमाद के घर जाता है खाने को? फहमी खाला ने सवाल किया। जी, उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया और बैग कंधे पर रखा। इतना भारी कर दिया बैग को अम्मा, गोट की सारी सौगातें डाल दी हैं। वो गले से लगे मिलते बोला। अच्छा ठीक है अम्मा, फिर चलता हूँ। रचना पर अलविदाई नज़र डालकर दरवाजे से बाहर निकल गया। रचना को महसूस हुआ जैसे एक साथ बहुत सी रोशनियाँ निगल गई हों। वो घर वापस आया तो न जाने क्यों तरो दीवार से वीरानी सी टपकती महसूस हुई। सेन की रस्सी आज बिल्कुल खाली थी, जिस पर रचना का कोई न कोई धुला कपड़ा या दुपट्टा टंगा होता था। उसे आज अपना कमरा और अपना बेड इस्तेमाल करने को वापस मिल गया था, मगर वो खुश नहीं हुआ था। ये कमरा रचना के वजूद से बसा हुआ ही बेहतर था। शेरदिल कितनी ही देर बिस्तर पर पैर लटकाकर बैठा रचना को ही सोचता रहा। फिर अपनी सोचों से घबराकर उठा और बाहर निकल आया। इरादा हमाद की तरफ चक्कर लगाने का था। दुल्हन को गाँव छोड़ आए क्या भैया?
वो खुद में मगन सीढ़ियाँ उतर रहा था कि बड़ी बी की आवाज़ कानों से टकराई। जी हाँ, शेरदिल ने उदासी से कहा। अरे 4 दिन भी शौहर को ना संभाल सकी, नाश्ता तो बनाकर तुम्हें देती नहीं थी, मर्जी से उठती मर्जी से रहती, फिर भी दिल नहीं लगा यहाँ। ये आजकल की लड़कियाँ भी घर बसाने जोगी नहीं, वो अफसोस से बोली। तो शेरदिल मजीद वहाँ रुके बिना घर से निकल आया। आजा मेरे शेर, उतर गई पट्टी, हो गया चाकू चुबंद? हमाद हमेशा की तरह पुरतपाक मिला। हाँ उतर गई यार। शेरदिल थका थका सा सोफे पर बैठा। क्या बात है, सुस्त हो रहा है? आज ही गांव से वापस लौटा हूँ। शेरदिल ने टेक लगाकर आंखें मूंद की। रचना को छोड़ आया आंटी के पास? हमाद के सवाल पर शेरदिल ने सर हिलाया। उसे मिस कर रहा है अब। हमाद की बात पर शेरदिल ने एकदम आंखें खोली। नहीं यार, सीधा हो बैठा, मुझसे छुपा रहा है। हमाद ने खफकी से उसे देखा। तू मान ना मान, रचना को देखकर तेरे दिल ने वो जज्बे महसूस किए जो तब्बों को देखकर कभी महसूस न होते थे, हमाद ने वसूख से कहा। तो शेरदिल खामोश रहा। हमाद भाई, खाना लग गया है। हमाद का कज़न ड्राइंग रूम में आया था। चल शेर, खाना खाए। हमाद ने ऑफर की तो भी शेरदिल सुस्ती से बैठा रहा। क्या हुआ शेरदिल भाई? काशान ने पूछा। ये गया काम से, हमाद ने हंसते हुए कज़न के मतलब किया। क्या नौकरी छूट गई? काशान ने तशवीश से पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं यार, हमाद मजाक कर रहा है। शेरदिल ने हमाद को घूरा। ओह अच्छा, काशान चट लगा। काशान बात सुनो, तुम हैदराबाद में रहते हो ना? शेरदिल ने ध्यान आने पर पूछा। जी, आपको आज पता चला? काशान मुस्कुराते हुए बोला। कौन से इलाके में? जी, लतीफ़ाबाद 9 नंबर में रहता हूँ। आप चक्कर लगाइए ना, वो खुश दिली से बोला। काशान, इसी इलाके में समद मुग़ल रहते हैं, जो 2 भाई हैं जिनकी मार्केट में कपड़ों की दुकानें हैं, उनको जानते हो? शेरदिल के इस्तफार पर काशान ने सर हिलाया। हाँ जी, रहते हैं। उनकी दुकानें तो बहुत मशहूर है मार्केट में, उनको कौन नहीं जानता। कितना जानते हो? मतलब घरेलू ताल्लुकात हैं या बस दूर की जानकारी? शेरदिल ने दिलचस्पी लेकर पूछा। इतने गहरे तो ताल्लुकात नहीं, बस खुशी गमी में आते जाते हैं। अभी हाल ही में उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो चले गए थे। काशान कंधे झुकाकर बोला। तो शेरदिल चौंक गया। समद मुग़ल की अम्मी मतलब आलम आरा खतून? हाँ शायद, ऐलान तो इसी नाम का हुआ था मस्जिद में। काशान की बात ने शेरदिल को भी रंजीदा कर दिया। वो कब फौत हुई? शेरदिल ने अफसुर्दगी से पूछा। तारीख तो याद नहीं, मगर कुछ ही दिन हुए हैं। जिस दिन उनकी नवासी घर से चली गई थी, उसी रात गालबन वो फौत हुई। काशान की बात ने शेरदिल के साथ हमाद को भी चौंका दिया। कहाँ चली गई उनकी नवासी? शेरदिल ने मुहतात लहजे में पूछा। मालूम नहीं, अम्मी ताज़ियत करने गई तो समद अंकल की बीवी ने बताया कि सास को नवासी के घर से भागने का सदमा खा गया। अच्छा आप जल्दी आइए, खाना ठंडा हो जाएगा। वो इन दोनों को बुत बनाकर छोड़कर बाहर निकल गया। हमाद के घर से शेरदिल बेहद अफसुर्दा सा घर लौटा। वो रचना के हवाले से दुगने अफसोस में था कि रचना का वाहिद पुरखलूस रिश्ता भी दुनिया से मुंह मोड़ गया था। रात को माँ को फ़ोन पर यह खबर सुनाई तो वो सदमे में घिर गई। हाय मेरी प्यारी खाला जान, वो रोना शुरू हो गई। अम्मा खुद को संभालिए, अभी रचना को भी ये दिल खराश खबर देनी है। वो रोएगी तो आपने ही उसे हौसला देना है। आपको नहीं पता वो कितने छोटे दिल की है, शेरदिल ने रवानी में कहा। तो फहमी आगे से चुप हुई। अच्छा अम्मा, रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। शेरदिल ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो बावजूद चाहने के गांव जल्दी न जा सका। मुलाजमत की भी अपनी मजबूरियां थी। अलबत्ता फ़ोन पर खैर खैरियत ले लेता था। अम्मी सिर्फ उसी को पूछे जाती और वो घुमा फिरा कर रचना का हाल दरियाफ्त करता। अम्मा के बकौल वो वहाँ एडजस्ट हो गई थी, बस नानी को याद करती रहती थी। पूरे 1 माह 10 दिन बाद उसको फुर्सत मिली तो फ़ौरन गाँव की तैयारी पकड़ी। वो बगैर बताया आया था तो दरवाजे पर पहले से ही इस्तकबाल को कोई मौजूद न था। काफ़ी देर घंटी बजाने के बाद दरवाज़ा खुला तो वो दुश्मन जहाँ सामने खड़ी थी। शेरदिल कितनी ही देर पलके चिपकाए बगैर उसे देखता रहा। रचना उसकी महवियत से घबरा कर एक तरफ हो गई। आइए, उसने अपने तही अंदर आने का रास्ता दिया। शेरदिल छोटे छोटे कदम उठाता अंदर आया। कैसी हो? शेरदिल ने दरवाज़ा बंद करती रचना से पूछा। ठीक हूँ, वो कहकर शेरदिल के साथ ही अंदर आए। अम्मा नहीं है क्या? शेरदिल ने घर की वीरानी महसूस कर ली। जी नहीं, किसी की ताज़ियत पर गई हैं, रचना ने कहकर कदम आगे बढ़ाए। अच्छा। शेरदिल अंदर आया, अपना बैग कंधे से उतार कर सोफे पर रखा, फिर रचना के पीछे किचन में चला आया। वो फ्रिज खोलकर खड़ी थी, कदमों की आवाज़ पर मुड़ी। पानी पीना था, शेरदिल ने फ्रिज की तरफ बढ़ते हुए कहा। रचना वहाँ से हटकर काफ़ी फासले पर खड़ी हो गई। खाना खाएंगे? वो पानी पी चुका तो रचना से पूछा। जाहिर है खाऊंगा, शेरदिल ने कहा, फिर जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला। रचना ये तुम्हारा सेल फ़ोन? नई सिम डलवाई है। उसने मोबाइल रचना की तरफ बढ़ाया। क्या फ़ायदा अब सेल फ़ोन का? रचना ने उसका बढ़ाया हाथ नज़रअंदाज कर दिया था। क्या मतलब? शेरदिल ने इस्तफामिया नज़रों से उसे देखा। मैं इससे नानी को फ़ोन कर सकती हूँ? रचना ने शेरदिल को लाजवाब किया था। बहरहाल ये तुम्हारी अमानत है, मुझे लौटानी थी सो लौटाने आया हूँ। शेरदिल ने मोबाइल सेल पर रख दिया।
रचना ने जवाब दिए बिना प्लेटें निकाली, डोंगे में सालन निकाला, फिर हॉट पॉट खोला। वो वहीं खड़ा उसको बेनियाजी से काम करता देखता रहा। रचना को अपने वजूद पर उसकी नज़रों का इस्तेआक शिद्दत से महसूस हो रहा था। आप बाहर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ, रचना ने उसकी निगाहों से खाइफ होकर कहा। इधर खड़ा मैं तुम्हें खा जाऊँगा, शेरदिल ने चिढ़कर पूछा। खा भी सकते हैं, रचना ने आहिस्ता से कहा। वो तिरछे रुख पर खड़ी थी, गुलाबी रुखसार और सत्वा नाक जो जुड़ी लौंग की चमक। शेरदिल ने निगाहें फेर ली। इतने दिन मेरे साथ तना रही, तब नहीं खाया, अब खा जाऊँगा, वो भी हौले से बोला। तुम आज भी मेरे हवाले से बेख्तियार हो रचना। फिर शेरदिल के लहजे में रंजीदगी दर आई। रचना खामोश रही। शेरदिल किचन से बाहर निकल गया। वो खाने की ट्रे लेकर जब बाहर आई तो बैरूनी दरवाजे से फहमी खाला शेरदिल को साथ लगाए अंदर आ रही थी। शेरू बता कर नहीं आ सकता था, वो बेटे पर खफा हो रही थी। सरप्राइज़ देना था अम्मा, वो उनसे लिपट कर बोला। आने का बता देते तो बहुत कुछ पका कर रखती तेरी पसंद का। वो रचना को टेबल पर खाना चुनते देखकर बोली। अरे अम्मा, घर की दाल सब्जी भी नेमत है। वो कुर्सी खींचकर बैठा और अरवी का सालन रोटी के साथ रग़बत से खाने लगा। सवेरे ही निकल आता तो दोपहर का खाना अच्छा पका लेते। उनकी तसल्ली नहीं हो रही थी। अम्मा, ये भी बहुत अच्छा पका है और रचना के हाथ में वैसे भी जायका बहुत है, वो मगन अंदाज में बोला। तो फहमी खाला ने बगौर उसे देखा। तुझे कैसे पता ये रचना ने बनाया है? अम्मा का लहजा इस बार जांचता हुआ सा था। शेरदिल का रोटी तोड़ता हाथ रुक सा गया। कुछ दिन बनाकर खिलाया था इसने नज़र उठाकर रचना को देखा और अम्मा ने उसकी नज़र को। रचना वहाँ से उठकर अंदर चली गई। तुझे रचना पसंद है शेरदिल? रात को उसके सर में तेल की मालिश करते अम्मा ने सवाल किया तो वो चौंक गया। जी अम्मा, शेरदिल ने एतराफ़ किया। शादी करना चाहता है उससे? अम्मा के दूसरे सवाल पर शेरदिल मुस्कुराया। नहीं अम्मा, चार डालने को पसंद किया है। अम्मा ज़रा देर हैरान हुई, फिर कहा क्यों नहीं मुझसे कि बात आगे बढ़ाऊं। उन्होंने बात समझकर बेटे के बाल खींचे। उफ अम्मा, इतना तशद्दुद क्यों कर रही हो? वो बुलबुलाया। तो क्या करूं? तेरे मिसनेपन पर तुझे हार पहनाऊं? दिल में बात रख कर बैठा है, बताना नहीं। वो खफा लहजे में बोली। आपसे कहता, आपको मेरे लिए तब्बू के अलावा कोई लड़की नहीं सूझती। शेरदिल ने मुँह फुलाया। तेरे बार बार के इनकार से मैं समझ गई कि तब्बू से तू शादी नहीं करेगा। दूसरी को लड़की मुझे वाकई नहीं सूझी। सब गांव की गवारे हैं। तू ठहरा पढ़ा लिखा शहरी। वो उनको चपत मारकर बोली। पढ़ा लिखा, 17 ग्रेड का शरीफ लड़का। शेरदिल ने अपना मनपसंद टुकड़ा लगाया। माँ सदके, अम्मा निसार हुई। अब मेरे पुत्र जैसा तो सारे गोट में नहीं। वो फखर से बोली। रचना कैसी लगी तुझे अम्मा? शेरदिल माँ से लगकर बैठ गया। अच्छी है बच्चे, तेरी पसंद है, फिर मेरी खाला की आंखों की ठंडक है तो मुझे भी प्यारी है। वो मुस्कुराकर बोली। सच? शेरदिल की आंखें चमकी। कल ही उस चालाक लड़की को घेरती हूँ जिसने तुझे अपने हाथों से खाने खिला खिलाकर तुझे पिघला दिया। अम्मा के लहजे में शरारत थी। नहीं, तू रहने दे अम्मा, मैं उससे खुद बात करूँगा, शेरदिल ने कहा। फिर माँ की नज़रों से झिमक गया। वो मालिश करवाने के बाद फ़ौरन सर धोया। अम्मा की घूरियों के बावजूद उसको तेल बर्दाश्त नहीं होता था। इधर लगाया उधर धोया। गिले बाल तौलिए से पूछता वो सेन में निकला तो रचना गालबन इशा की नमाज़ पढ़कर कमरे में से निकली थी। आधे वजूद पर नमाज की चादर लपेटे उसका रुख किचन की तरफ था। शेरदिल सेन की चारपाई पर इस रुख पर बैठा जहाँ से बावर्ची खाने के अंदर तक साफ नज़र आता था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। रचना बर्तन धोते चौंकी। स्लैब पर पड़ा मोबाइल बज रहा था जिसे शेरदिल ने इधर रखा था और रचना ने उठाने की जहमत ना की थी। रचना ने एक नज़र मोबाइल पर डाली और फिर से अपना काम करने लगी। शेरदिल ने फिर रिंग की। रचना ने फिर गर्दन मोड़ी पर अपनी जगह से हिली नहीं। 4-5 कॉल्स के बाद शेरदिल ने एक मैसेज सेंड किया और फिर रिंग की। रचना इस बार सिर चोकर गिले हाथ चादर से पूछते स्लैब की तरफ बढ़ी और फ़ोन उठाया। रचना स्क्रीन पर 7 मिस्ड कॉल्स शेरदिल की तरफ से देखकर चौंकी। सेल में उसने अपना नंबर फीड कर रखा था। रचना सेल वापस रखने लगी कि मैसेज फ्रॉम शेरदिल स्क्रीन पर जगमगाया। इंसानी फितरत से मजबूर होकर उसने मैसेज खोला। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। रचना मैसेज पढ़कर बुरी तरह चौंकी। एक और मैसेज की टोन बजी। रचना खोलकर देखने पर मजबूर हुई। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाओ बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरी, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। रचना के हाथ हल्के से लरसे। उसने सर उठाकर सामने देखा। किचन की कुशादा खिड़की से सहन में बैठा शेरदिल साफ नजर आ रहा था। वो रचना की तरफ ही मुतवज्जो था। उसकी आंखों की चमक इतने फासले से बेवाज़ा थी। रचना का दिल धड़क उठा। रचना बेटा, आज बिस्तर छत पर लगाना, नीचे कमरों में तो बड़ा हब्स है। अम्मा अचानक किचन में चली आई तो रचना यूँ घबराई जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। जी खाला, वो सेल हाथ में थामे
किचन से निकली और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर चली गई। छत पर आकर वो चारपाई पर गिरने के से अंदाज में बैठी और चेहरा हाथों में छुपा लिया। गोद में रखा मोबाइल एक बार फिर बजा। रचना ने गीले चेहरे से हाथ हटाए और मोबाइल ऑन किया। तुम्हारे होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। अगर मुकद्दर का कभी टूटा कोई सितारा तो मैं तुम्हारा। पैगाम पढ़ते हुए आवाज़ भी सुनाई दी तो रचना ने सर उठाया। शेरदिल लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट लिए सामने खड़ा था। उसके एंड पीछे 14 तारीख का गोल थाली जैसा चांद जगमगा रहा था। तोदिया चांदनी उन दोनों पर रोशनी बिखेर रही थी। सब कुछ बहुत वाज़िह था, फिर भी रचना की आंखों के आंसू धुंध फैला रहे थे। शेरदिल से काफ़ी फासला रखकर बैठा। शायरी की ज़बान में काफ़ी कुछ कह दिया है रचना, अब सिर्फ इतना पूछना है, क्या मेरी सचमुच वाली बीवी बनोगी? शेरदिल के लहजे से शरारत आया थी। रचना ने नज़रें झुका ली। क्या मुझसे शादी पर इनकार है? शेरदिल उसकी खामोशी पर बेचैन सा हुआ। रचना ने बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। शुक्र खुदा का, फिर खामोश क्यों हो? तब्बू गालबन आपको पसंद करती है। रचना ने आहिस्ता से कहा। ओह, इस बात से परेशान हूँ। मैं और तब्बू साथ पले बड़े हैं ज़रूर हैं, पर मुझे उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी तरफ से उसके लिए हमेशा इनकार रहा है। मैंने कोई उम्मीद कभी नहीं दिलाई और अम्मा को भी हमेशा इस बात से मना किया। सो अपनी तरफ से मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। शेरदिल ने खुशगवार अंदाज में वजाहत की। और कुछ? उसने पूछा तो रचना ने जवाबन सर नफ़े में हिलाया। बस सर हिलाती रहोगी या खुलकर भी कुछ कहोगी? शेरदिल झुंझलाया। रचना मुस्कुराई। हाँ जी, मुस्कुरा लो मेरी कैफियत पर। इधर बड़ी भी मुझे घर से निकालने पर तुली है। कहती है दुल्हन वापस नहीं आई तो तुम्हें सामान समेत गली में फेंक दूंगी। वो नुस्वानी आवाज़ निकाल कर बोला तो रचना बेख्तियार हंसी। तो झूठ क्यों बोला? अब भुगतिए, वो मखसूस अंदाज से बोली थी। झूठ नहीं बोला था, ये मुस्तकबिल में अंजाम पजीर होने वाली सच्चाई थी जो उन्होंने तुम्हें देखते ही मेरी दुल्हन मान लिया। शेरदिल ने रचना पर एक प्यार भरी नज़र डाली तो रचना के रुखसार दहक उठे। इनसे कहिए इंतज़ार फरमाइए, दुल्हन इतनी जल्दी लौटने वाली नहीं, रचना ने बेख्तियार कहा। फिर शर्मा कर नज़रें झुका ली। शेरदिल का कहकहा बेसाख्ता था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये नॉवलेट? मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छी थी स्टोरी, सिंपल और मतलब मज़े की थी। तो खैर आप लोगों ने अब अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। मेरे जस्ट 3 पेपर्स रह चुके हैं जो अभी मैंने देने हैं और आई होप इंशाल्लाह वो अच्छे होंगे और वो आसान भी हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को नॉवेल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी अच्छे से नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।